कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, जिन लोगों ने कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना है, जैसे इंटर स्टेट सप्लाई गुड्स करते हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप सप्लाई करते हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर आप सप्लाई करते हो, तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अच्छा, हाँ बेटा, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स अगर आप करोगे तो आपको जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ऐसे कहते हैं 12 पॉइंट है उसमें, सेक्शन 24 में। सेक्शन 25 में प्रोसीड्यूर बताता है, सेक्शन 26 में डीम्ड बताता है, डीम्ड रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 27 में स्पेशल प्रोविजन ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एनआरटीपी बताएगा, सेक्शन 28 में नॉट ऑफ अमेंडमेंट की बात करेगा, सेक्शन 29 में कैंसिलेशन की बात करेगा, सेक्शन 30 में रिवोकेशन की बात करेगा, सेक्शन 31 में इनवॉइस की बात करेगा, 32 में रजिस्टर्ड डीलर ओनली कलेक्ट जीएसटी, सेक्शन 33 बोलता है वंस यू पे द जीएसटी ऑफ टू इंडिकेट द अमाउंट ऑफ जीएसटी टेबल डॉक्यूमेंट, सेक्शन 34 बोलता है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, सेक्शन 35 और 36 फुल अकाउंट्स की बात करता है, 37 बोलता है जीएसटी आर1, 38 कहता है जीएसटी आर2, 39 कहता है जीएसटी 18% पे दो। ठीक है सर, मैंने क्या 15 तक लिखा है, मैंने क्या 15 तक लिखा है। जीएसटी में एडवांस जीएसटी के केवल एक लोगों को एडवांस जीएसटी देना पड़ता है, उसका नाम है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एनआरटीपी। उन लोगों को रजिस्टर करने के पहले एडवांस जीएसटी देना पड़ता है, बाकी एडवांस जीएसटी में नहीं। ठीक है, अब देखो, तो कल मैं उम्मीद करता हूं कि कल की जो क्लास थी एग्रीगेट टर्नओवर की, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। टर्नओवर का मतलब क्या था? टर्नओवर का मतलब क्या था? टर्नओवर का मतलब इंक्लूड ऑल टैक्सेबल सप्लाई, ऑल एग्जेम्प्ट सप्लाई, ऑल जीरो रेटेड सप्लाई, सारी सप्लाई आ गई, चार्ज आ गई, और इंटर स्टेट सप्लाई अंडर द सेम पैन ऑल इंडिया बेसिस, एक ही पैन पर डिफरेंट बिजनेस इंडिया को सबको जोड़ दे। डज नॉट इंक्लूड आईजीएसटी, डज नॉट इंक्लूड सीजीएसटी, डज नॉट इंक्लूड एसजीएसटी, डज नॉट इंक्लूड कंपनसेशन सेस, डज नॉट इंक्लूड यूटीजीएसटी, डज नॉट इंक्लूड इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड का मतलब परचेज, मेरा टर्नओवर का मतलब क्या है? मैं सेल करता हूं, टर्नओवर का मतलब तो होता है। इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेज, मैंने परचेज किया पर टैक्स में देगा, तो आरसीए मॉडल है, वो आपका टैक्स आप भले ही दो, पर वो आपका टर्नओवर कभी नहीं हो सकता, वो टर्नओवर तो सेल का ही होगा। सही बात है, मैंने पारस से खरीदा तो टर्नओवर पारस का ही होगा, मेरा क्यों होगा भाई? यस, यू आर करेक्ट। बिजनेस मैंने पढ़ा दिया, यस आपने बिजनेस पढ़ा दिया। बिजनेस के बाद सर आपने पूरा बिजनेस का बता दिया था, यस मैंने बिजनेस का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया था। ठीक, ओके। कंसीडरेशन नहीं सर, आपने कंसीडरेशन में नहीं बताया। ओके, कंसीडरेशन नहीं बताया, आज कंसीडरेशन बता ही देता हूं, है ना? चलो, पेज नंबर 45। अच्छा एक बात बताओ, मुझे एक वर्ड बताओ, जब भी आप सप्लाई करते हो मुझे एक वर्ड का आंसर दो। कोई क्वेश्चन आया सर, लाइफ स्टॉक पे जीएसटी नहीं, लाइफ स्टॉक पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हुई भाई, लाइफ स्टॉक पे जीएसटी नहीं। ठीक है, वो मिल्क कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है बेटा, ठीक है, मिल्क कैटेगरी में। और लाइफ स्टॉक जो काटते हैं, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, जो लोग काटते हैं वो तो तरीके का सर्विस देते हैं ना, तो जो सर्विस देते हैं वो भी सेक्शन 11 में लिखा है, स्लॉटरिंग ऑफ स्क्रैप ऑफ लाइफ स्टॉक। स्क्रैप मतलब हड्डियां, बोलो हड्डियां, हाँ उनको बेचोगे तो आएगा। स्लॉटरिंग हाउस के ऊपर जीएसटी एग्जम्प्ट है। मुझे एक वर्ड खाली बता, जवाब दो, छोटा सा वर्ड है, उसका आंसर दे दो, फिर आगे बढ़ो। जब मैं कहता हूं जीएसटी इज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो सप्लाई के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं? चाय के लिए चाय पत्ती और चीनी का दूध का होना बहुत जरूरी है, उसी तरीके से सप्लाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं? बी प्लस से। बोला हां, बिजनेस एंड कंसीडरेशन। अच्छा, बी का एक्सेप्शन कहां पे? बी नहीं होने से भी चलेगा, जल्दी से बताओ मेरे दोस्त, तुम लोग तो हीरो। और मेरे ख्याल से कल कई लोगों ने पहले वाला लेक्चर भी कर लिया है, किया है ना? कल कई लोगों ने फर्स्ट लेक्चर जो मैंने कल YouTube अपना आपको दिया था, है किया है? कभी कई लोगों ने किया। अगर कई लोगों ने किया होगा तो ये तो उनको समझ में आ गया होगा कि अरे भाई बवाल है, ये तो बहुत कुछ सीखने लायक चीज थी, है? 10 लेक्चर कोई लेक्चर में डाला था। अच्छा, बी का एक्सेप्शन क्या है? ये नालायकों, सेक्शन में डील करो ना, तुम लोग इतने तो होशियार हो। 71B यानी कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस में बिजनेस ना होने से भी चलेगा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा भैया। आ जा एक्सेप्शन। अच्छा, सी का एक्सेप्शन बताओ क्या है? सी का एक्सेप्शन बताओ क्या है? सर सी का एक्सेप्शन 71C खुद है। बी का एक्सेप्शन बी है और सी का एक्सेप्शन सी है। पर जो भी हो, एक्सेप्शन और तो बिजनेस तो समझ गए, कंसीडरेशन भी तो समझना चाहिए, कंसीडरेशन होता क्या है? यस सर, आइए पेज नंबर 45। ये दोनों सीख गए, ठीक है, समझा समझा। तो अगर आप बिजनेस सीखे, कंसीडरेशन सीखे, तो आपको आपने सप्लाई का टॉपिक नेक्स्ट संडे को जब सप्लाई स्टार्ट होगा, आप स्टार्ट करोगे तो आपके दिमाग में होगा, अच्छा सर ये भी है, ये सी है, आप खुल जाओगे दिमाग में। बोला हां सर, देखो इन रिलेशन टू सप्लाई और गुड्स और सर्विस और बोथ इंक्लूड्स, देखो दो वर्ड आते हैं, आपको पता है, एक इंक्लूड्स होता है और एक मीन्स होता है। जब मैं इंक्लूड वर्ड यूज करता हूं उसका मतलब है इंक्लूसिव डेफिनेशन, ये जो है इसमें और भी ऐड हो सकते हैं। पर जब मैं कहता हूं एग्जॉस्टिव, जब मैं कहता हूं मीन्स का मतलब एग्जॉस्टिव वर्ड है, इसके बाद और कुछ नहीं। हां भैया यही है। देखो क्या लिखा है? एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड। यहां सॉरी, तुमको राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी राजकोट, तुमको राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुमको पता ही नहीं चलेगा, इतना लिख लो। ये तो चार्ट बनाना चालू नहीं, ये क्लास का चार्ट बनाना, ये तुमने कुछ किया ही नहीं है। ये एस है, ये आर है, ये एस है और ये आर है, ठीक है। ये कौन है? ये इसने गुड्स की सप्लाई की, इसने जी दिया या एस की सप्लाई की, तो ओके, इसके बदले ये कुछ पेमेंट करेगा ना, इसके बदले ये कुछ पेमेंट करेगा ना, क्या पेमेंट करेगा? पैसा देगा, बोल तभी तो कंसीडरेशन। ये आपकी सप्लाई है, ये उसका बिजनेस है, ये वैसे कंसीडरेशन आएगा। देखो एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, और टू बी मेड का मतलब भविष्य की बात कर रहा है। एनी पेमेंट मेड मतलब करेंट की बात कर रहा है, टू बी मेड मतलब भविष्य की बात कर रहा है कि प्रॉमिस टू मेक पेमेंट इज आल्सो कंसीडरेशन। तुमने यासिका ने कहा सर आप एक काम करो, अभी मैं आप मुझे सप्लाई कर दो, मैं महीने बाद पेमेंट करूंगा, कभी मैंने कहा ले यासिका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रेडिट सेल की तो सेल ही है, प्रेजेंट तो आपका जो प्रॉमिस टू पे वो भी तो पैसा आने वाला ही है ना।
तो एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज। मनी का मतलब कैश, मनी का मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, मनी का मतलब प्रॉमिसरी नोट, मनी का मतलब चेक, मनी का मतलब बैंक ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, मनी में तो सब कुछ आ गया, मैंने बताया था मनी। तो वेदर इन मनी और अदरवाइज, इन रिस्पेक्ट ऑफ और इन रिस्पांस टू, और फॉर द इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट का मतलब लाभ, प्रलोभन, इंड्यूसमेंट का मतलब लाभ, प्रलोभन, सोनम को मैंने लाभ प्रलोभन दिया, सोनम ऐसा करके तो ऐसा होगा, इंड्यूसमेंट, इसको क्या कहते हैं, इंड्यूसमेंट, लालच। ठीक है, तो देखो एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी अदरवाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ और इन रिस्पांस टू, और इन रिस्पेक्ट भी हो सकता है, रिस्पांस भी हो सकता है, और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ लालच, दो द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ वेदर बाय द रेसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन, यानी कि पैसा चाहे रेसिपिएंट या एनी अदर पर्सन दे। फॉर एग्जांपल मैं कुमकुम को क्लास दे रहा हूं, तो मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, कुमकुम रेसिपिएंट है, पर पेमेंट कौन करे, कुमकुम के फादर फीस पेमेंट करे, तो एनी अदर पर्सन, तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं नहीं, कुमकुम जो पैसे दे रहे, कुमकुम तुमको, कुमकुम तो पैसा फादर को मिला, उससे मैं टैक्स क्यों नहीं देंगे, बोला मैं सर्विस तो कुमकुम को दे रहा, अरे भाई एनी अदर कुमकुम को दे रहे हो, पैसा उसके फादर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि तुम कुमकुम को दे रहे हो। अच्छा भाई, एनी अदर पर्सन थर्ड पार्टी के लिए तो क्या फर्क पड़ता है, but shall not include any subsidy given by the central government to state government। ये पॉइंट तो बहुत बार आएगा आपके पूरा सेक्शन 15 में, इस पॉइंट पे कहानी चलेगी, यानी कि कोई सब्सिडी अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे मिल जाए, इस बात से ये एक बात तो समझ में आ गई कि अगर सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी किससे मिलती है, सब्सिडी ध्यान रखना वर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, तो उस सब्सिडी के ऊपर नो जीएसटी, उस सब्सिडी के ऊपर नो जीएसटी, याद रखना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलता है, इस बात से ये एक बात तो समझ में आ गई कि अगर सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी किससे मिलती है, सब्सिडी ध्यान रखना वर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, तो उस सब्सिडी के ऊपर नो जीएसटी, उस सब्सिडी के ऊपर नो जीएसटी, याद रखना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है नो जीएसटी, अब अचानक नवल का क्वेश्चन आ जाएगा, सर एक बात बताओ, आपने तो लिख दिया सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से मिली तो नो जीएसटी, अगर मुझे विशाल से मिली, साहिब भाई से मिली, हमने अमियों से मिली, वंशिष्ठ से मिली, तब क्या होगा, एनी अदर से मिले तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो सब्सिडी अगर गवर्नमेंट से मिले तो उसको कंसीडरेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा ये बात समझ आया, खत्म हो गया, उस फाइल से तो अच्छा लोग का चीज था। तो व्हाट इज कंसीडरेशन इंक्लूड्स एनी पेमेंट made or to be made whether in money or otherwise in respect of, in response to or inducement or for inducement the supply of goods or service or both whether by the recipient or by any other person but shall not include any subsidy received from central government or state government। मेरा बच्चा inducement मतलब लालच, चाहे in respect of, in response of या inducement हो। फिर क्या है, देखो ऊपर में था मनी, ऊपर में क्या था मनी, द वर्ड क्या था वहां पे मनी, नीचे वर्ड क्या है मॉनेटरी वैल्यू, मनी चेंज हो गया ना, मॉनेटरी वैल्यू से वर्ड चेंज हो गया मॉनेटरी वैल्यू, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ और की बात हुई, मनी नहीं है तो मॉनेटरी वैल्यू ला दिया। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस, एक्ट ऑफ फॉरबियरेंस, व्हाट इज एक्ट ऑफ फॉरबियरेंस, सर कंसीडरेशन में डीम टू रिसीव का कांसेप्ट यहां नहीं आता बेटा, आईडीटी में डीम टू रिसीव नहीं, वो खाली डीटी में है डीम टू रिसीव, अब ठीक है ना, ये जो डीम टू रिसीव का मतलब है ना वो है द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस, कुछ करना या किसी चीज को रोक देना। जैसे मैंने कहा कि तुम यहां से रिटायर होने के बाद 5 साल तक किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन नहीं करोगे, तुम यहां से रिटायरमेंट होने के बाद 5 साल तक आप किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन नहीं करोगे, दैट इज कॉल्ड फॉरबियरेंस ऑफ एन एक्ट। उसके बदले में तुम्हें 5 करोड़ रुपया दूंगा, ये तो उस काम के नहीं करने का मुआवजा है, उस काम के नहीं करने का मुआवजा है। कल बेबी मेरे यहाँ सामने ही कोचिंग सेंटर खोल के बैठ गई, जीएसटी खुलाने लगे, तो मैंने कहा बेबी बेटा छोड़ दे, मैं तुम्हें मैंने 10,000 दूंगा, तुम कहीं और खोल ले, यहाँ पे ट्यूशन सेंटर ना खोलने का मुआवजा, फॉरबियरेंस ऑफ एक्ट, रेस्ट्रिक्ट्स है ना। तो मॉनेटरी वैल्यू, तो उसका वैल्यू क्या है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस इन, देखो लैंग्वेज सब हो गया खत्म, ऊपर एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज, यहाँ पे क्या था मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस ऑफ एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, in response to, for inducement, the supply of goods or service or both, whether by the recipient or by any other person, but does not include any subsidy। बताओ इन दोनों में सीखने लायक वर्ड कौन से, सेम टू सेम सीखने लायक वर्ड कौन सा है, ये वाला है। यहाँ पे क्या है, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज, एक लैंग्वेज यहाँ पे एक वर्ड, और यहाँ पे क्या है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट ऑफ फॉरबियरेंस, यही दो वर्ड है जो अलग है, बाकी तो सब एक है, बाकी तो सब एक है। तो अब इसका मतलब कंसीडरेशन करते एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज और द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट ऑफ फॉरबियरेंस। अब समझ में आया, अब समझ में, बाकी तो इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पांस टू और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय द रेसिपिएंट बाय एनी थर्ड पार्टी बट डज नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब कंसीडरेशन एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड विद इन मनी अदरवाइज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट ऑफ फॉरबियरेंस ऑफ एक्ट। यस बेटा, आपने कल सुबह में बोला सब्सिडी गिवन में, अभी तो बताया बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के कहीं से भी सब्सिडी मिले उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, अभी तुरंत बताया तुरंत। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज,
प्रोवाइडेड एट डिपॉजिट, आप थोड़े मजा आएगा। इसीलिए तो पढ़ेगा, इसीलिए तो उन्होंने कहा कि फॉरबियरेंस के समय में कोई सर्विस इंक्लूड नहीं करती फॉरबियरेंस। इसलिए तुम्हें एक वर्ड ऐड किया, मॉनिटरी वैल्यू ऑफ फॉरबियरेंस, यानी एक्ट ऑफ फॉरबियरेंस। अगर आप कुछ काम नहीं भी करते हो, वो भी एक सप्लाई है, वो भी एक सप्लाई है, बोला ना। इसे कहते हैं, ये जो फॉरबियरेंस ऑफ एक्ट है ना बेटा, ये आपको मिलेगा 7 सबसेक्शन 1 ए में। कहां पे मिलेगा? 7 सबसेक्शन 1 ए में मिलेगा, जहां पे इसे सर्विस का दर्जा दिया गया। 7 1 ए में इसे सर्विस का दर्जा दिया गया फॉरबियरेंस ऑफ एक्ट को। ठीक है भैया, अगले क्लास में दिखेगा तुम्हें। अच्छा, अब कहानी में ट्विस्ट है। प्रोवाइडेड दैट डिपॉजिट given in respect of supply of goods or service or both shall not be considered as a payment made for such supply unless the supplier applies such deposit as a consideration। लोग इसको लेकर बहुत डिस्कशन करते हैं, मैं कहता इसका इतना डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है। ओके, ये कौन है? ये एयरटेल है। कौन है? ये एयरटेल है। ये कौन है? यासिका है अपनी। यासिका को रिसिपिएंट, एयरटेल ने यासिका को सर्विस दी लैंड केबल की, लैंड केबल, उसके पूरे ऑफिस में लैंड केबल बिछाने की सर्विस दी। तो एयरटेल ने कहा कि मैडम, ये जो सर्विस मैं आपको दूंगा, इसके लिए मुझे आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट, जैसे हम लोग बहुत प्यार से सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। यासिका ने कहा कितना? मैंने कहा 50,000 रुपए। यानी कि क्वेश्चन क्या आ गया कि यासिका ने एयरटेल को 50,000 रुपया दिया, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, तो ये 50,000 के ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब इस 50,000 के ऊपर जीएसटी लगेगा, इसमें 2 पॉइंट को समझना है। नंबर 1, नंबर 1, ये रिफंडेबल है। जैसे यासिका लैंड के कनेक्शन को छोड़ेगी, ये रिफंडेबल है, तो इसके ऊपर नो जीएसटी, नो जीएसटी। पर ये एडजस्टेबल है विद एवरी मंथ इनवॉइस। जो भी हर महीना आप इनवॉइस रेज करेगा एयरटेल, उसमें उसने बोल दिया कि मैं 1000 रुपया करके एडजस्ट कर दूंगा। हाँ, पूरा पैसा रिफंडेबल से रिफंडेबल कहते हैं। एडजस्टेबल विद एवरी, हर महीने जो आएगा ना 1000 करके, हर महीने, तो भैया 1000 करके है, तो फिर भैया इस डिपॉजिट के ऊपर इस केस में जीएसटी लग जाएगा। लग गया ना? ये तो कॉमन सेंस की बात है। कोई कॉमन सेंस में अगर चीजों को पढ़ोगे तो मुझे लगता है ज्यादा मजा आपको आएगा। रटने से यार, आज के बाद तुम्हें डिपॉजिट को समझने की जरूरत है। ये लोग रिपीट कुछ भी करवा देते हैं, कौन सी दुनिया में रहते हो यार? ये भी नहीं समझा यार, तुम लोग सीए कर रहे हो ना, ये लोग सीए ही कर रहे हैं ना, या मतलब क्लास 11 12 वाले भी ये सब नहीं पूछते होंगे। मुझे देख, मैं बार-बार कहता हूँ मेरे भाई, एक बात सुनो, मैं बार-बार कहता हूँ मुझे तुम्हारे क्वेश्चन से कोई तकलीफ ही नहीं है। मैंने कभी ये क्वेश्चन से मुझे तकलीफ नहीं, मुझे अच्छा लगता है क्वेश्चन को डील करना, क्वेश्चन को बताना, मुझे अच्छा लगता है। पर क्या होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो क्या होता है, मुझे लगता है क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। एज़ ए टीचर मैं समझता हूँ, एज़ ए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा-सा, नहीं तो क्वेश्चन से तुम 1000 पूछे, मुझे दिक्कत नहीं है। ढंग से समझो। आप यासिका की जगह अपने आप को ले लो, और मैं एयरटेल, मैं कौन हूँ? एयरटेल हूँ, आप लोग यासिका की जगह अपने-अपने लिए सोचो, अपने-अपने। मैंने कहा मैं लैंडलाइन पूरे ऑफिस में लैंडलाइन बिछा दूँगा, आपको 50,000 का डिपॉजिट देना पड़ेगा। आपने मुझे डिपॉजिट दिया, पेमेंट तो आपने किया। आप क्वेश्चन है, ये जो 50,000 का पेमेंट हुआ, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? बोला, तो ध्यान से सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लेना। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि एयरटेल ने कहा ये जो 50,000 का डिपॉजिट है, ये फुल्ली रिफंडेबल है। जब ये लैंडलाइन आप छोड़ोगे, जब कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको ये पैसे वापस दे दूँगा। यानी कि एक तरह से सिक्योरिटी डिपॉजिट है, कोई एडजस्टमेंट होना नहीं है। ये 50,000 आपको वापस मिल जाएंगे, ट्रांजैक्शन इन मनी हो गया, पैसे दिए, पैसे लिए, पैसे दिए, और जबकि मैं जाता और समझो, पैसे मिले, पैसे दिए, ट्रांजैक्शन इन मनी है, ये तो सीधा लिया दिया, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, ये तो कॉमन सेंस की बात हुई। दूसरा वर्ड है कि ठीक, आप जो 50,000 रुपया दोगे, तो आपने पूछा सर इस 50,000 का क्या आप एडजस्ट करोगे? मैंने कहा हाँ, आपका जो भी हर महीने बिल होगा, मैं इस सिक्योरिटी डिपॉजिट से 1000 रुपया एडजस्ट करके बाकी का आपको इनवॉइस रेज करूंगा। यानी कि कहीं ना कहीं हर महीने के बिल में 1000 रुपया आप ले दे रहे हैं, उल्टा सोचो ना, आप एडजस्ट कर रहे हो, तो हर महीने इनवॉइस पे आप एडजस्ट कर रहे हो, ये एडजस्टेबल अमाउंट है, तो उस 1000 की जीएसटी तो लगेगा नहीं। अब बोलो तो सर, अब बोलो मोमोस, अब बोलो मालूम भाई, एकदम सिंपल था। राजे सर, कल मेरे आईसीआई का स्टडी मैट आया, डीटी का मॉड्यूल 1 देखा तो मुझे हंसी आ गई। आपने तो आधे से ज्यादा याद करवा दिया। आधे से ज्यादा मत बोलो राजे, पूरा याद करवा। मैंने क्या कहा? सब पढ़ाएंगे, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। सब बोलेंगे पढ़ो, सब पढ़ाएंगे, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। सब आपको बोलेंगे आप रिवाइज करो, मैं कहूंगा आप रिवाइज मत करो, मैं तुम्हें रिवाइज करवाऊंगा। सब बोलेंगे आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल सॉल्व करो, मैं तुम्हें इंस्टीट्यूट का मटेरियल अभी नहीं सॉल्व करो, जिस दिन खाली बर्बाद समय तुम्हारे पास, उसको खोल के करो, उतने दिन में हो जाएगा। सब आपको जनवरी में छोड़ देंगे, मैं आपको मार्च मई तक नहीं छोड़ूंगा, मई तक, क्योंकि थोड़ा सा मैं इस बार थोड़ा सा परसेप्टिव हूँ, मई में एग्जाम होने के चांसेस मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्योंकि देयर विल बी ए बिग कोविड सिचुएशन इन द मंथ ऑफ अप्रैल, बिग कोविड, नॉट स्मॉल। अब तुम ये गलती से भी मेरी बात को इग्नोर मत कर देना, याद रखिए।
मेरी बात को इग्नोर मत कर देना। जो लोग मुझे जानते हैं, जितने भी आपके सीनियर्स होंगे, वो आपको बता देंगे कि सर जो ब्लॉग लिखते हैं, वो ब्लॉग वाली बातें 99.99% होती है। ठीक है? तो मेरा अभी सब बोल रहे हैं थर्ड वेव मैंने से थर्ड वेव कुछ नहीं आने वाला है। थोड़ा बहुत केसेस बढ़ेंगे, फिर कंट्रोल में आएंगे। जनवरी में केसेस बढ़ेंगे, फिर कंट्रोल में आ जाएंगे। रियल वेव तो अप्रैल में आने वाली है, और उस वेव जो होगी वो सेकंड वेव से खतरनाक होगी, ये भी मान के चलिएगा। क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए, इंडिया का पहला एजुकेटर था मैं, जो मार्च 2020 में इंस्टीट्यूट पे धंधा कर दिया था। उस चक्कर में मैंने इंस्टीट्यूट की लाइव सेशन होता था, इंस्टीट्यूट का सैटेलाइट क्लास होती है, आपको पता है, फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं, फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं। सर आपकी बात सच भी थी, आपने बोला था इंडिया आने वाले टाइम में डिफेंस में आगे निकल गया, और कल न्यूज में देखा कि कंपनी सेटअप हो रही थी सेटअप हो रही थी डिफेंस सेक्टर में 5 साल में एक्सपोर्ट होगा। मेरे सारे दोस्त हंस रहे थे उस दिन, आज से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले मैंने जब कहा था कि देखो एक स्क्रिप्ट आ गया पारस डिफेंस का, डिफेंस सेक्टर, तो बोला यार ये पारस स्क्वाड, मैंने कहा देखना ऐसा हुआ सब्सक्राइब होगा कि थोड़े लेने के लाले पड़ जाएंगे। ऐसा हुआ कि वो कभी भाई खुला ही नहीं, वो मार्केट में डेली 5% का 5% का ब्लॉक मारता, कोई खरीद नहीं सकता। ठीक है, और मैंने उस समय भी सारे नालायकों को बोला था अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मार्केट में है, मैंने कहा ढूंढ ढूंढ के डिफेंस सेक्टर की स्क्रिप्ट को खोजो। डिफेंस सेक्टर जितने भी स्क्रिप्ट है, दीपा भाव है, रिलायंस वाला है, टाटा वाला है, टाटा डिफेंस है, महिंद्रा का जो है, इन सबको खोजो और उनके ऊपर पैसा डाल दो, नेक्स्ट आने वाले 5 साल के लिए 5 गुना बढ़ जाएगा। अब वो ढूंढ रहे हैं बैठ के, जब से पारस वाला कहानी हो गया, बोल दिया तो और क्या कर। मैंने कहा इंडिया विल बी द बिग एक्सपोर्टर आफ्टर यूएसए। यूएसए के बाद सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो होगा वो इंडिया होगा। ये जितने मिडिल ईस्ट वाले हैं, जितने अपने एशियन कंट्री, सब इंडिया को हमसे एनिमेशन करेंगे। क्यों? वही अमेरिका इज सुपर पावर, अमेरिका इज सुपर पावर डिफेंस ड्यू टू द डिफेंस सेक्टर का सबसे बड़ा डिफेंस का आता है। अब लोग बोलते हैं अमेरिका, अमेरिका नहीं, अमेरिका की इकोनॉमी, याद रखना एक चीज, तो कभी जिंदगी में इस चीज को समझ, अमेरिका की इकोनॉमी जब भी डाउन होती है, अमेरिका टेररिस्ट को जन्म देता है। अमेरिका की जब से जब इकोनॉमी डाउन होगी, अमेरिका टेररिस्ट को जन्म देता है, क्योंकि जब टेररिस्ट जन्मेंगे तो लोग हथियार खरीदेंगे, अमेरिका से हथियार सप्लाई सबसे ज्यादा होती है। तो ये जो टेररिस्ट वाला जो कांसेप्ट है ना, ये अमेरिका का कांसेप्ट है। तो इनके ऊपर ये जो इन सब चीजों पे दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ये सब जितने भी टेररिस्ट है अमेरिका की देन है, क्योंकि अगर इंडिया में टेररिस्ट ना आए तो इंडिया को डिफेंस सेक्टर में डेवलप करने की जरूरत नहीं, आर्म्स इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, सबमरीन करने की जरूरत नहीं। हर समय अमेरिका वर्ल्ड में ऐसे करता, चाहे इराक हो या बगदाद हो, इराक हो या अफगानिस्तान हो या आपका ताइवान, ये लोगों का इनका काम ही है कि दुनिया में अशांति को फैला के रखना, क्योंकि हमारे दुनिया में अशांति मतलब अमेरिका की आबादी होती है, याद रखना। तो अभी जो तुम लोग सोच रहे हो अफगानिस्तान से विड्रॉ किया, क्योंकि अफगानिस्तान से विड्रॉ करने के पीछे अमेरिकन इंडस्ट्री का, अमेरिका का यही था क्या कि ये टेररिस्ट बढ़ेंगे, ये टेररिस्ट अटैक करेंगे, आजू बाजू में फैलेंगे और बाकी के कंट्री जैसे इंडिया बड़ा इंपोर्टर है, इंडिया सबसे ये नहीं देगा। अब आप ये सोचो, कई लोग मुझे बोलते हैं तुम गलत बोलते हो, अमेरिका एग्जिस्ट किया है, अमेरिका ने तो बिलियन बिलियन डॉलर अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किए। मैंने कहा तुम लोग बावले हो गए हो, तुमने कभी अमेरिका के उस अफगानिस्तान की इन्वेस्टमेंट को कभी खोल के देखा है? बोले नहीं। खाली पेपर पढ़ते हो? बोले क्यों? बोले मुझे आप 100 रुपया जो अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट किया अफगानिस्तान में, डैम, ब्रिज, रोड, उसके आगे की कहानी पता है तुम्हें? बोला अमेरिका ने कितना कुछ किया। मैंने कहा कुछ नहीं किया अमेरिका ने। उस सारे के सारे प्रोजेक्ट को तुम हाथ खोल के एक बार देख ले, 95% प्रोजेक्ट अमेरिकन कंपनी को दिए गए हैं। तो भैया अमेरिका ने पैसा लगाया, अमेरिकन कंपनी को दिया, अमेरिका अपने घर में लेके गया। 5% पैसा तुम बोल सकते हो कि आजू बाजू में लगा, वो लोकल लेवल में। बोला मजाक कर रहे हो? मैंने कहा खोल तुम लोग, खोला बोलो, खोल के बोला यार तुम तो सही बोला, 93-94% तो सारा अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने कहा तो बावला दिखता है क्या वो तुमको कि बिलियन बिलियन डॉलर वहां पे लगा चुका होगा? सारी 95% अपनी कंपनी को से कॉन्ट्रैक्ट दिया, वही डेवलप करे, उधर आपकी इंडियन कंपनी, चाइनीज कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, सारी अमेरिकन कंपनी इन्वॉल्व हुआ। तो पैसा मैंने घर में इस हाथ से दिया, दूसरे हाथ से घर में ले गया, तो डेवलप कौन हुआ? अमेरिकन कंपनी हुई। टैक्स कौन दिया? अमेरिकन कंपनी दी। डॉलर कहां से? अमेरिका से। डॉलर वापस कहां गया? अमेरिका दिया। क्या तुम लोग बातें करते हो? समझे? तो ये सब समझने समझोगे चीजें, बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेगी। तो कंसिडरेशन यहाँ पे देखो, दो वर्ड, एक है पेमेंट और एक है पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई। आगे पेमेंट इन मनी और अदरवाइज, एक ही वर्ड जानना था अपने को, पेमेंट इन मनी और अदरवाइज। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस ऑफ सप्लाई हो गया, बाय रिसिपिएंट टू एनी अदर पर्सन। यस सर। डिपॉजिट इज टू बी कंसीडर एज पेमेंट, क्या मानेंगे? डिपॉजिट को कंसीडर मानेंगे ओनली, कब मानेंगे? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। डिपॉजिट को हम कंसीडरेशन मानेंगे, डिपॉजिट के ऊपर जीएसटी लगाएंगे कब 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 कब? जब एडजस्टेबल होगा। व्हेन द ये देख लास्ट का वर्ड पढ़ो, when the supplier applies such deposit as a consideration for said supply, है ना, supplier applies deposit as a consideration, यानी कि एडजस्टेबल होगा तब तो डिपॉजिट को जीएसटी लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, एक्सक्लूडिंग सब्सिडी गिवन में। ऐसा कुछ था ही नहीं सर। आप आगे बढ़ जाओ, लो बेटा तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? एग्जांपल से। चलो एक एक करके एग्जांपल मैं दे देता हूं। पहला वर्ड क्या था? पेमेंट इन मनी। पहला वर्ड क्या था? पेमेंट इन मनी। फिर क्या था? देखो, एक मॉडलिंग एजेंसी, एक मॉडलिंग एजेंसी एडजस्टेबल को भी नॉन, हाँ बोल सकते हो। A modeling agency contract with a beauty parlor, एक मॉडलिंग एजेंसी ब्यूटी पार्लर के पास पहुंची और कहा देखो मेरे 20 मॉडल आपके यहाँ आएंगे, उनको अच्छे से तैयार कर देना। मॉडलिंग एजेंसी ने कहा ओके। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में हुआ? मॉडलिंग एजेंसी एंड ब्यूटी पार्लर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। किसके किसके बीच में हुआ कॉन्ट्रैक्ट? मॉडलिंग एजेंसी एंड ब्यूटी पार्लर के बीच में हुआ। फॉर ब्यूटी ट्रीटमेंट ऑफ से 20 मॉडल्स, द मॉडलिंग एजेंसी इज द रिसीवर ऑफ सर्विस, पे ₹5 लाख, बट द सर्विस इज रेंडर्ड टू द मॉडल्स हु आर रिसीविंग द ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ मॉडलिंग एजेंसी। जीएसटी इज रिवाइवल ऑन ₹5 लाख।
कॉन्ट्रैक्ट इसके बीच में मॉडलिंग और ब्यूटी पार्लर, पर ब्यूटी पार्लर रियल में सर्विस किसको दे रही है? मॉडल को दे रही है, ठीक है, पर जीएसटी उसके ऊपर लगेगा, ठीक है। ये पेमेंट इन मनी हो गया, 5 लाख रुपए पेमेंट इन मनी। अब देखो, ए मॉडलिंग एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट विद द ब्यूटी पार्लर, फिर से किसके किसके बीच में हुआ? ब्यूटी पार्लर कॉन्ट्रैक्ट फॉर ब्यूटी ट्रीटमेंट से 20 मॉडल। द मॉडलिंग एजेंसी आस्क्ड प्रोड्यूसर ऑफ मूवी, यानी कि कौन हो गया? थर्ड पार्टी। ये कौन सी पार्टी हो गई? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी ने पेमेंट किया, थर्ड पार्टी टू पे ब्यूटी पार्लर 5 लाख, इस 5 लाख के ऊपर जीएसटी लगेगा। हां, पेड बाय द पर्सन और बाय द एनी अदर पर्सन, पेड बाय द रेसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन। अच्छा, नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा है। विक्रम बियानी ऑफ दिल्ली प्रोवाइड सर्विस ऑफ टेकिंग ट्रांजिशनल रजिस्ट्रेशन टू पूजा पब्लिशर ऑफ दिल्ली। ट्रांजिशनल मतलब पहले ये लोग एक्साइज में थे, ट्रांजिशनल कब से? 2017 की बात है। पहले एक्साइज वैट और सीएसटी में जो लोग, तुमको तो जीएसटी में आना पड़ता, उसको कहते हैं ट्रांजिशनल, मतलब आपने चेंज किया, सिर्फ यहां से वहां से ट्रांजिशनल कहते हैं। रजिस्ट्रेशन टू पूजा पब्लिशर ऑफ दिल्ली, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, ठीक से है मेरा भाई, ठीक से। रजिस्ट्रेशन तो पूजा पब्लिशर हाउस पहले वैट और सीएसटी में था, अब उसको ट्रांजिशनल करा के जीएसटी में डाला। विक्रम बियानी ने उसका ही काम किया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा, 1 लाख रुपया फिक्स हो गया। पूजा पब्लिशर ने मुझे क्या दिया? 70,000 मनी और अदरवाइज। आ गया बेटा, मनी और अदरवाइज। 70,000 चेक में दिया, चेक में यानी कि मनी में दिया, ये तो मनी हो गया, बोले यस ये मनी है। ऑफ रुपीस, ठीक है ना, सप्लाई बुक्स एंड सॉफ्टवेयर ऑफ 70,000, चेक ऑफ रुपीस 30,000, चेक ऑफ रुपीस 30,000 बुक। अब इसमें देखो कितनी कहानी होने वाली है, ध्यान से देखना। वीवी विल पे जीएसटी ऑन 1 लाख, 1 लाख पे वीवी तो देगा, मनी ऑर्डर पे उसके लिए तो कंसीडरेशन 1 लाख ही है, उसके लिए तो कंसीडरेशन 1 लाख है, क्योंकि 70,000 का किताब है, 30,000 का, उसके लिए तो 1 लाख है। अभी इसके बाद जो असली खेल है वो है पूजा पब्लिशर विल आल्सो पे जीएसटी ऑन 70,000, क्योंकि वो सप्लाई कर रही है बुक्स की। पूजा पब्लिशर तो सप्लाई की ना, पूजा पब्लिशर भी तो सप्लाई बन गई ना, बुक्स उसने दिया। हां, ये असली चीज है इसमें, और इसका इसमें आईटीसी ले लेगा, समझे? ये असली चीज है। मैं तो 1 लाख पे दूंगा ना, मेरा तो कंसीडरेशन, ये मेरी फीस है। ये जो 70 प्लस ये क्या आया? मनी और अदरवाइज। मनी में आया 30,000 और अदरवाइज में आया मेरे पास 70,000। वीवी के लिए तो ये फीस हो गई ना, फीस पे वीवी जीएसटी नहीं देगा क्या बेटा? वीवी तो जीएसटी देगा ना 70,000 पे। और इस 70,000 का जो बुक आया पूजा, उसके लिए सप्लायर ऑफ बुक्स बन गए, क्योंकि बुक्स है, बढ़िया, सब बुक्स के लिए तो सप्लायर बन गया ना। अच्छा चलो और अच्छे से समझा, देख ये विक्रम बियानी, विक्रम बियानी क्या दे रहा है, ध्यान से देख। विक्रम बियानी पूजा पब्लिशर को क्या दे रहा है? पूजा पब्लिशर को क्या दे रहा है? सर्विस, बढ़ा से सर्विस, ठीक है, सर्विस, ठीक। उसके बदले पूजा पब्लिशर क्या देगी? फीस देगी सर, ये तो कॉमन सेंस की बात है। पूजा पब्लिशर फीस देगी, उसके बदले कंसीडरेशन, फीस यानी कि कंसीडरेशन। वीवी के लिए कंसीडरेशन क्या? वीवी के लिए कंसीडरेशन जो आया, बुक्स आया कितने का? 70,000 का, और मनी में आया कितने का? 30,000 का। वीवी के लिए तुम लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? मुझे वीवी वाला नहीं समझा, तुमने वीवी का क्वेश्चन क्यों पूछा? वीवी तो लाख रुपए पे देगा ना, फीस उसको कितनी है? लाख रुपए। वीवी तो लाख पे जीएसटी देगा ना, जीएसटी ऑन 1 लाख। इसमें तो तुम लोग को नहीं पूछना चाहिए था, इसमें किसी को पूछना है क्या? इसमें लाख रुपए का पूछना है। एक सेकंड बेटा, 1 बी सी में मत जा बेटा, अभी अभी रुक जा, खाली इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। अबे 1 ए 1 बी नहीं, अगले क्लास से जाना, सब सारा चीज है। हो गई बात खत्म। जीएसटी मान लो इसके ऊपर वो 18% का जीएसटी देगा, एट रेट ऑफ 18%, 18,000 रुपए का दे दिया, हो गई बात खत्म। अब पिक्चर खत्म करके सब कोई निकल रहा है। मैं बोला पिक्चर, एक सेकंड अमीसा, एक सेकंड अमीसा, पहले यहाँ एक एक करके चल, एक एक करके चल, अभी हल्ला मत कर बेटा, ठीक है। वीवी के इस पॉइंट पे किसी को दिक्कत है क्या? पहला बोलो, इसके ऊपर वीवी का कोई दिक्कत है क्या? वीवी तो 1 लाख की सर्विस है, 1 लाख। अब वो क्यों देख रहे हो बेटा? कंसीडरेशन में तो मनी और अदरवाइज दोनों आता है ना, कंसीडरेशन में तो मनी और अदरवाइज दोनों आता है, तो ये हो गया अदरवाइज और ये हो गया मनी। 1 लाख रुपया मेरी फीस है, इसमें तुम लोग क्यों दिमाग लगा रहे हो? ये मेरे को नहीं समझ में आया। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अरे ए जहरीले बच्चे, ये जो आईटीसी पूछ, ये जहरीले बच्चे हैं, ये खतरनाक जहरीले हैं। इनका इनका डंक मारो तो मर जाएगा एक सेकंड। बोल रहा हूँ अभी का पता हो तो नहीं। ये पार्ट 1 हो गया, सब यहां से निकल गए। 1 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी देके वीवी निकल गया, कॉमन सेंस की बात है। 1 लाख का फीस मिला, फीस के लिए कंसीडरेशन मनी उनसे कोई लेना देना नहीं। 1 लाख की फीस है, जीएसटी देना पड़ेगा, हो गया। सब कोई निकल जाते हैं, पर अपने बच्चे रुक जाते हैं। सर एक बात बोले, मैंने कहा बोलो बेटा बोलो। सर ये मनी दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मनी इज नॉट ए गुड्स और नॉट ए सर्विस, ये हमें दिक्कत है। हमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया। मैंने कहा क्या चीज का दिक्कत हो गया? बोले जो पूजा ने 70,000 का जो बुक्स दिया है, जो बुक्स दिया है, आपको नहीं लगता ये सप्लाई ऑफ ये 71 सी में चला जाना चाहिए? बुक्स इधर का खत्म हो गया, पूजा की तरफ से भी तो देखेंगे ना। पूजा ने 30,000 दिया, हमें दिक्कत नहीं है, पर पूजा ने जो बुक सप्लाई किया कंसीडरेशन तो नहीं है, पर सर बिजनेस तो है, क्योंकि पूजा पब्लिशर का काम ही बिजनेस है, सप्लाई कर रही है। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही तो बोल रहा है। तो पूजा पब्लिशर जो 70,000 का बुक दे रही है, उसके लिए तो 71 सी में सप्लाई है, तो पूजा पब्लिशर भी जीएसटी देगा कितने के ऊपर? 70,000 के ऊपर। कौन से सेक्शन में कवर हो गया? 71 सी में। अब आई आईटीसी की बात। पूजा पब्लिशर ने मान लो जीएसटी दिया 70,000 के ऊपर 60,000 रुपए, मान एक एग्जांपल है 60,000। अब क्वेश्चन ये है, तुम जो आईटीसी की बात कर रहे हो, अगर पूजा पब्लिशर ये 60,000 रुपया वीवी से रिकवर करती है, अगर वीवी से रिकवर करती है, तो वीवी को आईटीसी मिल जाएगा।
पर इस केस में मुझे लगता नहीं है ये जो जीएसटी 7,000 का है वो वीवी से रिकवर करेगी, क्योंकि ये इसका इंडिविजुअल है। नहीं तो वीवी बोलेगा पागल हो गए क्या, एक तो मुझे किताब से उसके ऊपर से जीएसटी लगा दो, नहीं। तो ध्यान रखना, जब आईटीसी की बात तब करना अगर सब में लिखा रहे पूजा पब्लिशर ने जो जीएसटी दिया वो भी रिकवर वीवी से किया, तो वीवी रिकवर किया, वीवी देगा, वीवी आईटीसी ले लेगा। 71C में कैसे, 71C में रिलेटिव, 71C में बहुत सारी चीजें आती है। 71C में रिलेटिव एंड डिस्टिंक्ट पर्सन भी आते हैं, ठीक है। 71C में इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी आती है। 71C में परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट इफ आईटीसी वाज टेकन अर्लियर आता है। अलग-अलग पॉइंट है, प्रिंसिपल है, कई सारे पॉइंट है। उसमें एक पॉइंट है 71C, एक पॉइंट है रिलेटिव एंड डिस्टिंक्ट पर्सन, दूसरा पॉइंट है डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, तीसरा पॉइंट है और आईटीसी इफ टेकन अर्लियर। कंसीडरेशन तो नहीं है, पर इस किताब के ऊपर तो आईटीसी लिया हुआ होगा। आई बात समझ, कैसा लगा? ये मुझे शायद मुझे नहीं लिखना चाहिए था। अच्छा, एक डाउट आ रहा है देखो सर, ये डाउट आ रहा है कि पूजा को कंसीडरेशन में सर्विस तो मिल चुकी है, है? हाँ, कंसीडरेशन मिल चुकी है, सर्विस की कंसीडरेशन मिल चुकी है, पूजा ने सप्लाई कर दी। तो जब भी इस तरीके की कंसीडरेशन में ये इन काइंड होता है ना, तो इसके ऊपर एक तरीके का सप्लाई भी मान लिया जाता है। कंसीडरेशन के रूप में जब आप ऐसा करते हो ना, जैसे मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरे घर में गाड़ी है, पर्सनल गाड़ी है, मेरे घर में गाड़ी है, पर्सनल गाड़ी है, हमसे सुना मेरी बात को सब कोई, मेरे घर में मेरा पर्सनल गाड़ी है, जैसे मैंने 2 साल यूज किया, फिर मैं कार डीलर के पास पहुंचा, कार डीलर को जाके कहा कि मारुति शोरूम में गया, मैंने कहा ये पुरानी गाड़ी दे दो, नई गाड़ी दे दो। तो उसने गाड़ी को देख के कहा अच्छा सर मैं पुरानी गाड़ी का 50,000 रुपया दूंगा और ये नई गाड़ी का 5 लाख रुपया दाम है, तो मैं आप 4.5 लाख मुझे कैश में दे दो। तो मैंने वो गाड़ी दे दी, 4.5 लाख रुपए दे दिए और 5 लाख का मुझे इनवॉइस, पर वो मारुति उद्योग वाला कितने का सप्लाई करेगा बेटा, कितने का इनवॉइस करेगा, 5 लाख रुपए का, कितने का, 5 लाख रुपए का, ठीक है। पर विक्रम यानी जो 50,000 की गाड़ी जो दे रहा है उस पर किसी तरह का जीएसटी नहीं आया, क्यों? क्योंकि पर्सनल ट्रांजैक्शन है, कमर्शियल नेचर का नहीं, मैं पर्सनल नहीं दे रहा हूं, मैं 4.5 पे क्यों दूं, मैं पर्सनल नेचर का तो जीएसटी नहीं लगता है ना। पर्सनल पूरा जीएसटी कमर्शियल ट्रांजैक्शन पे लगता है, तो मैं अपनी पर्सनल घर की गाड़ी, घर का फर्नीचर, घर का टीवी, घर का ऑडियो अगर मैं रद्दी वाले को देता हूं तो उस पे जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि वो कमर्शियल नहीं है, नॉर्मल। पर रद्दी वाला जब बेचेगा तो कमर्शियल हो गया। इस केस में पूजा जब बुक्स की सप्लाई कर रही है तो पूजा तो कमर्शियल नेचर हो गया ना, बुक्स की सप्लाई करना पूजा का कमर्शियल नेचर है, तो उसे वो सप्लाई कर लेगा। इसको ऐसे समझते हैं। हाँ, कार वाला 5 लाख में जीएसटी देगा, उसके लिए एक्सचेंज है, चार बच्चा इनवॉइस भी 5 लाख का ही रिस्क करेगा कार वाला, वो बोलेगा उसमें टेंशन मत लो, बहुत अच्छी है। अरे हर बात आगे बढ़ते हैं और डेप्थ में चले जाते हो, तो मुझे ना लूट लेते हो, पूजा अपनी जेब से देगा जैसे, मुझे इतना डेप्थ में कैसे चले जाते हो। देख, पेमेंट फॉर इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है, देखो मैं एक चीज का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, मनी, मनी अदरवाइज पेड बाय द थर्ड पार्टी, इंड्यूसमेंट, लालच, प्रलोभन, लालच से ज्यादा अच्छा वर्ड क्या पता है हमेशा, प्रलोभन। अभी बोलते प्रलोभन, दे दो, एक कंपनी गिव्स 5% एक्स्ट्रा कमीशन, आ गया ना प्रलोभन, ये तो है 5% एक्स्ट्रा कमीशन मतलब प्रलोभन, लालच, कमीशन दूंगा ये काम कर, अच्छा ठीक। फॉर टू सेलिंग एजेंट हु विल अचीव द टारगेट सेल ऑफ 10 लाख, जीएसटी विल बी रिवाइबल ऑन 5% ऑफ एक्स्ट्रा कमीशन, प्रलोभन पे भी जीएसटी लगेगा, कमीशन को इसके ऊपर। नेक्स्ट, सब्सिडी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट नॉट कंसीडर, हटा दो इसको, इसका एग्जांपल लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी पे नहीं लगेगा। एक फर्टिलाइजर सप्लायर सेलिंग फर्टिलाइजर रुपीस 10 पर केजी and central government gives subsidy 5 per kg, so rupees 10 will be liable to GST, no GST and subsidy from government, हटा। forbearance of an act, tolerate an act, refrain, तुम ऐसा नहीं करोगे, refrain from it, tolerate, तुमने कॉन्ट्रैक्ट को पहले ही खत्म कर दिया, tolerate, forbearance, तुम यहाँ से उठ के जाओ। नॉन कम्पीट फीस ऑफ रुपीस 1 करोड़, नॉन कम्पीट फीस। अब आप बोलोगे सर मैं कंपनी से रिटायर कर गया, कंपनी ने कहा 5 साल तक कहीं ज्वाइन नहीं करना, तो उसमें मैंने और 5 करोड़ रुपए उसने दिया, मैंने कुछ दिया ही नहीं, मैं तो सर्विस नहीं दी। इसी नालायकों के लिए तो एक्ट ने लिखा भाई फॉरबियरेंस ऑफ एक्ट भी सर्विस है, कुछ करना तो सर्विस है, कुछ नहीं करना भी एक्टिविटी है। ओह माय गॉड, डूइंग योर वर्क इज एन एक्टिविटी, नॉट डूइंग एनीथिंग इज आल्सो एन एक्टिविटी। तो क्या करें, मैं बहुत काम कर रहा हूं, खाली बैठा, उफ, कुछ ना करना भी तो एक काम है ना। इसीलिए तुम लोग बोल देते ना, अभी जैसे बोला सर उसने तो कुछ किया ही नहीं, अभी तुम लोग बोल देते कि सर मैं कंपनी से रिटायर हो गया, उसने मुझे 5 करोड़ रुपए दिए, बोले 5 साल का ज्वाइन नहीं करना, मैं तो घर में बैठ के आराम कर रहा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अरे भाई इसीलिए एक्ट ने लिख दिया फॉरबियरेंस ऑफ एन एक्ट, टॉलरेट एन एक्ट, refrain from an act to be self-supply of service. Non-compete fees of rupees 1 crore received by software developer on his retirement that he will not start his company or not join business or competitor business, उसके ऊपर 1 करोड़ लगेगा, क्यों? Forbearance of an act, refrain from an act। Forbearance का एग्जांपल ले लो, पेनल्टी फॉर अर्ली टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, आपके मेरे बीच में एग्रीमेंट है 1 साल का, 1 साल का एग्रीमेंट आपने 6 महीने एग्रीमेंट तोड़ दिया, तो अर्ली टर्मिनेशन उसके लिए पेनल्टी, जीएसटी उसके ऊपर लगेगा, पेनल्टी के ऊपर जीएसटी लगेगा। Seller has to deliver 50 computer within 15 days, 15 दिन में डिलीवरी देना था। लेट डिलीवरी चार्जेस रुपीस 1 लाख रिकवर्ड बाय द बायर, लेट डिलीवरी चार्जेस 1 लाख के ऊपर जीएसटी लगेगा, ठीक है, जीएसटी यस, क्यों? ये क्या है सर? टॉलरेट, टॉलरेट कराओ, तुम्हें टॉलरेट कराओ, तुम्हें डिलीवरी लेट से दी, इसलिए मैं जीएसटी लगाऊंगा इसके ऊपर। प्री पेमेंट चार्जेस ऑफ रुपीस 1 लाख और अर्ली पेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट, आपने बैंक से लोन लिया 5 साल का, 2 साल बाद आप पेमेंट कर देते हो, तो इस बैंक आपको क्या कर रही है? टॉलरेट कर रही है, बोले यस सर,
तो ये जो प्री पेमेंट चार्ज 1 लाख है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। फॉरबियरेंस टॉलरेट ऑफ एन एक्ट बाय बैंक। डिमोरेज चार्जेस, ये वर्ड सुन के रखो, डिमोरेज बहुत बड़ा। डिमोरेज चार्जेस वर्ड को समझ के रखो। ये क्या है सर? जब पोर्ट पे सामान अनलोड होता है, ध्यान से सुनना रहना भाई, जब पोर्ट पे सामान अनलोड होता है या रेलवे में सामान अनलोड होता है, तो इंडियन कस्टम एक्ट 1962 और 1975 के साथ एक रूल लिखा गया है कि आपको ये सामान 30 दिन के भीतर पोर्ट से निकाल लेना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या होता है, इसको रेलवे में 48 घंटे। तो अगर आपने नहीं निकाला तो आपके ऊपर एक पेनल्टी लगा देगी जिसे कहते हैं डिमोरेज चार्जेस, टॉलरेट एन एक्ट। पे टू कोर्ट ऑफ ₹80 टू लाख ऑन नॉट क्लेम द गुड्स विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या हो गया? जीएसटी, यस, टॉलरेट एन एक्ट। डिपॉजिट के ऊपर मुझे एग्जांपल देने की कोई जरूरत नहीं है। एयरटेल सर्विस सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम सब्सक्राइबर फॉर लैंडलाइन कनेक्शन, दिस सिक्योरिटी डिपॉजिट इज रिफंडेबल, नो जीएसटी। परसेंटेज बेबी, तुम्हें परसेंटेज याद नहीं रखना बेबी, ठीक है? जीएसटी का परसेंटेज याद नहीं रखना है। परसेंटेज इज नॉट योर कप ऑफ टी, आपको नहीं करना। नहीं चाहिए सर, ₹5 पे सब्सिडी दी, उस सब्सिडी जो सरकार से जो सब्सिडी मिली उसको भूल जाओ। अगर वहीं पे सब्सिडी मुझे मान लो स्वास्तिका से मिलती, तो ₹10 का फर्टिलाइजर मुझे गांव से मिल रहा है और ₹5 की सब्सिडी मुझे स्वास्तिका से मिले, तो मेरे लिए ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है? 15। तब मैं 15 पे जीएसटी लगाता, ठीक है? कंसीडरेशन मिसिंग है ना अभी, कंसीडरेशन मिसिंग था मुझे उस केस में, जब पूजा पब्लिसर के केस में तो कंसीडरेशन वर्ड नहीं है ना। If in future it is adjustable towards value of service supplied, the security deposit shall be treated as consideration. सबको पता है। और बोलो, और बोलो, और बोलो, और पूछ लो, और पूछ लो, क्या पूछना है? जो बोलोगे मैं वो बताऊंगा तुम लोगों को। दिमाग घूमना है? आ जाओ, पूरा जीएसटी निकल जाएगा, ध्यान से सुनना। सर जैसे अगर एक सेकंड अनुपम सर, जैसे अगर एयरटेल ने राउटर के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट किया, राउटर टूट गया, तो वो मनी कौन रिफंडेबल होगा? रिफंडेबल होगा तो जीएसटी लगा देगा, राउटर का वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगा देगा। डोंट वरी, अपनी पेमेंट में कस्टमर क्यों जीएसटी देगा? आरसीएम सप्लाई थोड़ी जो कस्टमर जीएसटी देगा, जो पैसा देगा वो जीएसटी, पैसा दे दिया, उस पेनल्टी किसको मिली? वो पेनल्टी बैंक को मिली, उसके ऊपर बैंक जीएसटी देगा, सप्लायर। ध्यान से सुनो मेरी बात को, ध्यान से। एक बार अनस्टॉप हो जाओगे दोस्त, एक बार के लिए स्टॉप हो जाओगे, घंटे गुजर गए प्लीज। अब जहां मैं जा रहा हूं, इसके जाने के पहले एक बात बता देता हूं। जो तुम देख रहे हो, आज की दुनिया देख रहे हो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, ओला, उबर, सर आज समझ आया कि अर्ली बर्ड बैच में फीस रिफंडेबल क्यों होती है। बोलता फीस रिफंड। ओह माय गॉड। तो अभी कहां से हो तुम? ये अर्ली बर्ड वर्ड मुंबई और बैंगलोर और गुजरात का वर्ड है। तुम कहां से हो? दिल्ली से। दिल्ली में कहां से हो भाई? यस, आनंद है, जेकेसी। ओ अबे जेकेसी का स्टूडेंट है ना? जेकेसी का स्टूडेंट हो भाई तो? हाँ, फाउंडेशन में, फाउंडेशन में जेकेसी का स्टूडेंट है। तो तुम क्लास कहां लेते थे जेकेसी का? लक्ष्मी नगर या पीतमपुरा? अच्छा, लक्ष्मी नगर में रहते थे। ओके, लक्ष्मी नगर में रहते थे। ओके, ठीक। तुम घर को पढ़ लेते थे। मैं जेके में नहीं बताऊंगा। आपको पता है जेके जो दिल्ली का जो ब्रांच है लक्ष्मी नगर और पीतमपुरा, ये मैंने ही खड़ा किया था, पर फिर मैं फरवरी में यहाँ आ गया था, ठीक है? आईआरएस के साथ, जो अपना लक्ष्मी नगर में आईआरएस है, सुकेश के साथ मैंने ही खड़ा किया था पार्टनरशिप पर। फरवरी में मैं कलकत्ता आ गया था, तो फिर मैंने कोई क्लास नहीं की। जब तुम ठीक हो तब मैंने क्लास नहीं ली, और मैं मुंबई में चंडी रोड में क्लास लेता था। मैं चंडी रोड, केवल वो चंडी रोड का जो क्राउड होता था ना, वो थोड़ा अलग किस्म का क्राउड होता था। दिल्ली का चंडी रोड का जो क्राउड है ना, वो थोड़ा सा हाई फाई क्राउड होता था। हाई फाई मतलब करोड़पति रही पति थे सब, मैंने ऐसे ऐसे लोग आते थे चंडी रोड में। हाँ, रईस लोग का क्राउड होता था, तो ऐसा थोड़ा सा अजीब होता था। तो जेके सर जब भी जब उस बैच में थोड़ा सा जिस सब में भी, जिस टर्म में भी, ऐसे मैं बेसिकली जेके सर बैंगलोर में क्लास लेता था। मलेश्वरम एंड जयनगर मेरा फिक्स है, मलेश्वरम में क्लास लिया, जयनगर में एक बैच लिया था। और उसके बाद जब चंडी रोड में जब भी क्राउड होता था ना, तो फिर चंडी रोड में मैं जाता था। पहला दिन, दूसरा दिन, तुम लोग जैसे ही गिर जाते, पहला पहला दिन तो मैं नॉर्मल अपना आराम से जाता, पढ़ना शुरू करता। पहला दिन बड़ा डिस्टर्ब करते थे वो लोग। पहला दिन तो मतलब ऐसा लगता था यार कहाँ जंगल में आ गया। और जेके साहब जब भी तुमको पता था बैच बहुत खराब है, तो वो भेजते थे, ठीक है? दूसरा दिन, तीसरे दिन जब तक थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता था, बच्चे तो होशियार होते थे, चंडी रोड के बच्चे बड़े इंटरेस्टिंग होते थे, इंटेलिजेंट। तीसरे दिन और फिर जब मैं थोड़ा सा 2 दिन में लेवल में आता था, मैं स्ट्रिक्टनेस में आ जाता था, सबकी बैंड बजा देता था। मैंने ऐसे ऐसे की बैंड बजेगी ना,
सारा उसका जितना भी उसके ऊपर घिसी बना था सब उतार दिया और मैं फ्री था। मतलब जैसे मैं ओपन दे दिया था, जो तुमको क्लास के भीतर करना तुमका बैच अच्छा करना चाहिए, जो भी करना तू कर सकता है, नो कंप्लेंट, कोई कंप्लेंट कुछ नहीं आया, कोई कंप्लेंट कर दो, सर ने ये बोल दिया, सर ने निकाल दिया, कोई सुनवाई नहीं, नथिंग, जो सर ने किया वो सर जानते हैं, ये पावर था। तो वो ग्राउंड जब निकलता था मुझे याद है 90 नंबर लाए थे, क्योंकि काबिलियत थी, वही तुम लोगों में काबिलियत है, बस उस काबिलियत को थोड़ा सा संभाल के अच्छी जगह यूज कर लो, आग लगा दोगे, आग लगा दोगे, कोई बुरा नहीं होता, कोई बुरा स्टूडेंट नहीं होता है, एक भी बुरा स्टूडेंट नहीं होता, मेरे लिए तो कोई बुरा नहीं है, ये बेबी भी वही है, गगन भी वही है, मुकेश भी वही है, साई भी वही है, अभियो भी है, मनीष भी वही है, और मारू भाई भी वही है, कुमकुम भी वही है, मेरे सारे स्टूडेंट मेरे बराबर, मेरी नजर में कोई स्टूडेंट हाई और कोई स्टूडेंट लो नहीं है, कभी किसी स्टूडेंट को पास लेके नहीं करता। मेरे लाइफ में कोई मेरे क्लास में 100 बच्चे बैठे तो 100 मेरे स्टूडेंट हैं। एक सिंपल बात है, ऐसा नहीं कि गगन पूछेगा तो मैं जवाब दूंगा, अभियो पूछेगा तो जवाब दूंगा, कुमकुम पूछेगी तो जवाब दूंगा, नवल पूछेगा तो मैं जवाब नहीं दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, तुम सब पे पैसा दिया है, सब यहाँ पे पढ़ने आए हो, सबका समान अधिकार है, राइट टू आस्क ए क्वेश्चन एंड राइट टू रिसीव द इंफॉर्मेशन बिकॉज़ एवरीबॉडी हियर आर टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। देयर इज द कांसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी, दैट कैन नेवर बी ऑफ, दैट कैन नेवर बी। तो इस पर्टिकुलर चीज को आपको समझना है कि आपकी जिंदगी में कभी किसी से पर्सनैलिटी नहीं करनी, किसी से भी नहीं करनी, सब आपके बराबर है। अब जो मैं कांसेप्ट में जा रहा हूं, मैं आपके कांसेप्ट की बात बता रहा हूं, ये वो कांसेप्ट अगर किसी ने जीएसटी 5 बार भी कहीं पढ़ा है ना, तो उसको भी पहली बार लगता है, और मेरे बच्चे पहली क्लास में सीखते हैं, ओला ओवर एमके, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, क्योंकि 90% सीए वालों को तो ये भी नहीं पता कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स अलग चीज है और ई कॉमर्स ऑपरेटर अलग चीज है। लोगों को तो ये भी नहीं पता कि नहीं ई कॉमर्स अलग वर्ड और ई कॉमर्स ऑपरेटर अलग वर्ड, तो क्या वो जीएसटी में पढ़ेगा? सबसे हॉट प्रॉपर्टी है सीए की, लोग क्या फाइनल में पढ़ेगा, फाइनल में क्यों इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं, फाइनल में ई कॉमर्स फाइनल में सामान सबसे पहले क्लास 5 का बच्चा होता है, 5 का बच्चा वो अमेज़न में जाके बुक करके सामान मंगवा लेता है, मां बाप की परमिशन की जरूरत नहीं होती उसे, होती है क्या? 6 साल का बच्चा घर पे मोबाइल दे दो, अमेज़न से बुकिंग कर लेगा और मंगवा भी लेगा, और 200 रुपए से भरा जाएगा तो पता चलेगा 200 रुपए निकाल के दो, बेटे ने मंगवाया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एकदम सिंपल सा एग्जांपल मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो जिंदगी में याद रहेगा। आपने सैमसंग कंपनी का नाम सुना? कहाँ सुना? बहुत सुना, क्या मजाक कर रहे हो? मान लो मोबाइल, मैं एक प्रोडक्ट लेके चला मोबाइल का, मोबाइल चलो और भी तो टीवी, फ्रिज, फ्रिज, सैमसंग उसे कैसे बेच सकती है? सो अपना शोरूम बना लेगी, यानी कि दुकान के माध्यम से, शोरूम मुख्य शोरूम। दूसरा, अपनी वेबसाइट के माध्यम से, ओन वेबसाइट, अपना अपना वेबसाइट के हिसाब से। और तीसरा, यूजिंग प्लेटफॉर्म और फैसिलिटी ऑफ अदर्स। ठीक, ध्यान से सुनो, कितना मजा आता है? ये नॉर्मल ट्रेडिंग है, अपनी वेबसाइट से बेचे तो भी नॉर्मल ट्रेडिंग है, और जब किसी प्लेटफॉर्म पे यूज करे तो उसे ई कॉमर्स का दर्जा दिया जाएगा। ये हुआ ई कॉमर्स, ये हुआ ई कॉमर्स। पहली बात तो ये समझिए, अगर मैं अपने प्रोडक्ट को अपनी दुकान से बेचूं, मैं नॉर्मल, मैं अपनी ही वेबसाइट बना के बेचूं, अपनी ही वेबसाइट से बना के बेचूं, वो नॉर्मल ट्रेडिंग है। पर अगर मैं किसी के दूसरे के प्लेटफॉर्म को यूज करता हूं, किसी दूसरे के प्लेटफॉर्म को, अमेज़न को या फिर फ्लिपकार्ट को या फिर क्या है वो अमेज़न, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील को यूज करता हूं, जितना ही इंडिया पता है, इनके प्लेटफॉर्म को यूज करता हूं, तो मेरा नाम हो जाएगा क्या? ई कॉमर्स। क्या नाम हो जाएगा? ई कॉमर्स। आप समझ में आया ई कॉमर्स का मतलब? अभी सब छोड़, एक कंपनी से काम चलाता है, इतना इतना मजा, एक कंपनी से खेला खेलो, सीखने के पास कंपनी का जरूरत थोड़ी है, अमेज़न और फ्लिपकार्ट है सबसे फेमस, क्यों उतना मजा कर रहा है? चल लेता भाई, 1000 खुलती है क्या मतलब? फिर नालायक की तरह बात कर रहे हो। तो यूजिंग प्लेटफॉर्म और फैसिलिटी ऑफ अदर्स, तो आप कौन बन गए? ई कॉमर्स। तो क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर है? नहीं, यूजिंग प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म वाला है ना, जो लोग प्लेटफॉर्म दे रहा है, प्लेटफॉर्म कौन दे रहा है? तो आपको पता है कौन दे रहा है? अमेज़न दे रहा है। अमेज़न इज नोन एज ई कॉमर्स ऑपरेटर। पहले पिक्चर समझ में आई? एक हुआ ई कॉमर्स और एक हुआ ई कॉमर्स ऑपरेटर। मैं अगर अपनी दुकान से अपनी वेबसाइट से बेचूं, मैं नॉर्मल है, मैं ई कॉमर्स में आया ही। सर अपनी वेबसाइट, अरे वेबसाइट आती है ना, ई कॉमर्स में नहीं। मैं किसी के दूसरे के प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने सामान को बेचूं, तब मैं बनूंगा ई कॉमर्स, और जो उस फैसिलिटी को दे रहा है उसे कहते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई को दिमाग में चला गया, बस पूरा दिमाग में घुस गया। अब गलती होगी ना, अब हो गया, दिमाग से लगा, सेट हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मींस एग्जॉस्टिव द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट ओवर, कहां पे? ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। देखो कहां, बोला सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट, कुछ भी बेचो, ओवर किसका? ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, यानी कि किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क को यूज करके बेचो, तो मैं हो गया ई कॉमर्स। ठीक है, अब इसके बाद सीधा कौन आया? इसके बाद कौन आया दोस्त? इसके बाद आया ई कॉमर्स ऑपरेटर, इसे कहते हैं इको। क्या कहेंगे? इको। इको देखो मींस एनी पर्सन हु ओन्स, देखो हु ओन्स, operate or manage, who owns, operate or manage digital electronic facility or platform for electronic commerce. ठीक है, लास्ट का वर्ड है, means any person who owns, operate or manage digital or electronic facility or platform, किसके लिए? for electronic commerce। और electronic commerce कौन हुआ? वो लोग जो इसकी फैसिलिटी को यूज करते हैं, वो इलेक्ट्रिक कॉमर्स, और वो इलेक्ट्रिक कॉमर्स ऑपरेटर वो जो फैसिलिटी देता है उन ई कॉमर्स वालों को। दैट्स ऑल। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, जो है वो एचपी हो गया, सारी चीजें तो दिखती है। फैसिलिटी कौन दे रहा है? अमेज़न। ये किसके लिए बात कर रहा है? अमेज़न के लिए। अब इसमें कहानी को समझो, अब एक और कहानी समझो, पूछा बहुत मजे वाली है, ध्यान से सुनना। आपने कभी भी अमेज़न के प्रोडक्ट को खोलना, जैसे अमेज़न की साइट को तू खोला, देखो अमेज़न की, अभी आपके पास मोबाइल है, अभी आपके पास मोबाइल हाथ में, अमेज़न होगा आपके हाथ में, एक बार अमेज़न खोलो, एक बार खोलो हंसते हंसते, और उसमें अमेज़न प्रोडक्ट खोलो, उसमें अमेज़न प्रोडक्ट खोलो, ठीक है, अमेज़न प्रोडक्ट, उसमें सर्च करो अमेज़न प्रोडक्ट, अमेज़न प्रोडक्ट, जैसे रिजल्ट आएगा देखो,
अमेजन बेसिक स्टैपलर, ठीक, अमेजन ब्रांड वेदिका, अमेजन ब्रांड सोलिमो, अमेजन चॉइस प्रोडक्ट नेचुरल बॉडी स्क्रब, ओके, फिर अमेजन ब्रांड पेस्ट्रो, अमेजन ब्रांड यूएसबी गेमिंग, अमेजन ब्रांड, इसका मतलब क्या हुआ? अमेजन के ब्रांड है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये नोकिया का है, ये सैमसंग का है या कुछ भी है, ये अमेजन ब्रांड है। यानी कि अमेजन क्या करती है, कई सारे प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करती है। ध्यान से समझना कितनी बड़ी बात है, एकदम एक बार में, नो सेकंड बार रिपीट नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूं, सेकंड टाइम रिपीट नहीं करूंगा। अमेजन मार्केट से कुछ प्रोडक्ट परचेज करती है, जैसे मुकेश या आयुष या अमीषा करती है। अमेजन भी मार्केट में जाती है, प्रोडक्ट परचेज करती है, बस डिफरेंस ये, अमीषा एक पीस खरीदती है, अमेजन लाख पीस खरीदती है, डिफरेंस यही और कुछ नहीं है, बल्क में सस्ते दामों में खरीदती है, ओके? और उसी प्रोडक्ट को वो अपनी ही साइट से, अपने ही अमेजन ऐप से उसको बेचती है। ये वही वाली घटना नहीं होगी जैसे सैमसंग अपनी वेबसाइट से बेच रहा है, यही घटना हो ना, जैसे सैमसंग अपनी वेबसाइट से बेच रहा है, वैसे अमेजन भी अपने प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट से बेच रहा है। तो उस प्रोडक्ट यानी कि जिसे हम स्टॉक मेथड कहते हैं, उस प्रोडक्ट के लिए अमेजन ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है, उस प्रोडक्ट के लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है। पर अमेजन अगर दूसरे को प्लेटफॉर्म यूज करने दे रहा है तो उसके लिए वो ई कॉमर्स ऑपरेटर, इसलिए लास्ट वर्ड क्या है, और प्लेटफॉर्म फॉर ई कॉमर्स वालों के लिए वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, अपने लिए कोई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं। इसे लास्ट वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है बोलो, फॉर ई कॉमर्स वालों के लिए भी ई कॉमर्स ऑपरेटर हूं, क्योंकि मैं फैसिलिटी पर मैं अगर सामान खरीद के स्टॉक मेथड में जाता हूं तो मैं देखो आया ना ई कॉमर्स, अभी क्या करके सीखते हैं। Amazon and Flipkart are e-commerce operator. Amazon and Flipkart are e-commerce operator because they are facilitating, they सेवा दे रही है, actual supplier to supply goods to their platform, properly called marketplace model और fulfillment model। एक जब ऑर्डर करेगा दूसरे के नाम पे Amazon उस ऑर्डर की सप्लाई करेगा वीडियो का बनके, आर्बिट्रेटर बनके, ठीक है। तीसरा, Amazon and Flipkart will not be treated as e-commerce operator in relation to those supply which they make on their own account, properly known as inventory model। अगर खुद के ही इन्वेंटरी को बेचेगा तो उसे फिर वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है। मजा आया? XYZ Electronics supplying laptop to its own website, बोलो बेटा जल्दी से आंसर दो, own website, not a इको वर्ड क्यों यूज कर रहे हो? इको मतलब तो ऑपरेटर वर्ड, नॉट ए ई-कॉमर्स ऑपरेटर नहीं, ऑपरेटर तो फैसिलिटी वाला को बोलते हैं, would not be considered as an e-commerce operator for the purpose of this provision। चलो मुझे आगे सुपर मजे आया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? यस, ये ई-कॉमर्स ऑपरेटर है, इसके पास ये ऑर्डर करती है, ये वाला ई-कॉमर्स ऑपरेटर इसको बेचता है, ये सामान इसको बेचता है और ये सीधा इसको बेचता है, ये ऐसा है। बस ये कोई कॉमर्स का भी खेला है। ध्यान से देखना, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, समवन एल्स गुड, नहीं कोई कॉमर्स नहीं है, अपनी ही प्रोडक्ट को बेचता कोई कॉमर्स नहीं। समवन एल्स गुड्स, दूसरे के सामान को बेच रहा है, उसे कहते हैं मार्केट प्लेस, ई-कॉमर्स ऑपरेटर। मंत्रा अपने गुड्स को बेचती है तो नॉर्मल ट्रेडर है, पर तो दूसरे के सामान को बेचे तो मार्केट प्लेस है। इसके बाद थोड़ा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पूरा क्लियर एक्सप्लिसिट है। सुपर स्टॉक अपने ही सामान को बेचती है तो नॉर्मल ट्रेडर है। ओला उबर समवन एल्स की सर्विस लेती है तो एग्रीगेटर मतलब इको ही तो हो। अब और कोई दिक्कत है? इससे ज्यादा मैं तुमको और चार्ट में समझा सकता हूँ, थोड़ा सारा नाम हो गया, मंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, शॉपर, ओला, उबर, और क्या चाहिए जिंदगी में? अच्छा, अब आपके मन में आएगा एक सवाल और आएगा, सर ये वाला आपने अभी पढ़ाया नहीं, और ये बीच में जो चीजें बेटा ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड टॉपिक है। जब मैं रजिस्ट्रेशन जाऊंगा ये सारी चीजें उस चैप्टर में लाइन से सजी हुई है। अभी तो मुझे मेरा काम था कि आपको ये बताना कि एग्जैक्टली ई कॉमर्स होता क्या है। ठीक है, फैमिली मैंने पढ़ा दी थी ना, ए भाई फैमिली मैंने पढ़ा दी थी अमीर। अच्छा फैमिली पढ़ा दी थी, एग्जाम सप्लाई पढ़ने की जरूरत है, बोला ना सर एग्जाम सप्लाई हाथ मत लगाइएगा। कल किसी नालायक ने मुझसे पूछा था, क्योंकि एग्जाम सप्लाई तो आपको याद है, एग्जाम सप्लाई इंक्लूड्स नील रेटेड सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, होली एग्जाम सप्लाई। चलिए मैं तो वही सोच रहा हूँ, अब तक इंट्रोडक्शन चल रहा है। हाँ बेटा इंट्रोडक्शन चल रहा है, क्यों चाहिए, कोई दिक्कत है बेटा? इतना ज्ञान अगर इंट्रो में नहीं लोगे तो फिर बेटा सेक्शन 7 कैसे स्टार्ट करोगे? जब सेक्शन 7 में आप पहुंचोगे, चलिए, तो उसके बाद तो नो लुकिंग बैक है। अब वहां जाके मैं बोलूंगा ई कॉमर्स, अब वो क्या होता है सर, फिर मैं तो आपका डेफिनेशन में देखिए कॉमर्स का मतलब ये होता है, तो तुम तो डिस्टर्ब हो जाओगे। आज आप डायरेक्ट टैक्स, कुछ बच्चे हैं, कुछ जहरीले बच्चे हैं, डायरेक्ट टैक्स इंट्रोडक्शन चालू हुआ तो लोगों को लगा कि अभी क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं एक एक चीज धीरे 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 ये कर रहे हैं। कुछ लोग छोड़ के इधर चले गए, कुछ लोग छोड़ के इधर चले गए। अब वहां जाएंगे, वहां देखेंगे अच्छा क्या हो रहा है, अब वहां जाएंगे और अच्छा क्या बहुत मजा आ रहा है, खट पीडीएफ सब कुछ है, पीडीएफ चलो और क्वेश्चन ये मजा आ गया। थोड़ी दिन आगे बढ़ेंगे, फिर उन्हें एहसास होगा, जब तक उनको एहसास होगा तब तक गाड़ी लेट हो चुकी होगी।
जब तक एहसास होगा ना तब तक गाड़ी निकल चुकी होगी। वो सारे बच्चे तुम्हें जनवरी में फर्स्ट क्लास बैच मिलेंगे, सारे बच्चे मिलेंगे लाइन से फर्स्ट क्लास पूरा मिलेगा। रामपाल में तुमको लाइन से ऐसे ऐसे मिलेंगे जिसका नाम नहीं सुना तुमने। किसी नालायक ने कल पूछा था मुझसे, सर टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या होता है? नहीं पता। मींस ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ व्हिच इज रिवाइबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। वो गजब ही आदमी बोलता है टैक्सेबल सप्लाई का मतलब गुड्स सप्लाई और गुड्स और सर्विस व्हिच आर रिवाइबल टू टैक्स। उसे टैक्सेबल सप्लाई कहते हैं, इसमें नया कुछ है क्या? बोला नहीं सर, एकदम नया नहीं। नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब मींस ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एक बच्चे ने पूछा है कि अभिजीत ने पूछा है सर आप गाड़ी किस भी स्पीड में चलो। अरे नालायक किसी भी स्पीड में चलाओ, किसी भी स्पीड में चलाओ, काउंटिंग कर लेना 50 घंटा मैक्सिमम। किसी भी स्पीड में चलाओ 50 घंटा मैक्सिमम। 800 पन्ने का मॉड्यूल विद प्रैक्टिकल विद थ्योरी सब हो जाएगा। किसी भी स्पीड में चलाओ 800 पन्ने का डीटी याद भी होगा, वो होगा। और डेट क्या है? 5 जनवरी। 5 जनवरी को सिलेबस खत्म भी होगा। जिस स्पीड में तुमको चलाना चाहो, जिस स्पीड में चलाना चाहो। देखो नॉन टैक्सेबल, जल्दी से एग्जांपल दे सकते हो नॉन टैक्सेबल का? जल्दी बोलो। एक दो चीज है ना, एक तो हो गया 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और एक हो गया अल्कोहलिक लिकर। ये तो नॉन टैक्सेबल। अच्छा नॉन टैक्सेबल एग्जाम सप्लाई में फॉल करता है? नॉन टैक्सेबल एग्जाम सप्लाई में आता है। वहां से नॉन टैक्सेबल एग्जाम सप्लाई में आता है। मींस अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और व्हिच इज नॉट लिवाइबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में उसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगता दूसरा। इस एक्ट में उसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगता दूसरा। और अंडर द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि कहीं कोई टैक्स नहीं है। अब देखो बड़ा क्लास से एग्जांपल को देख के लोग समझ बड़ा घबरा जाते हो। ये क्या था सर? देखो एक कॉलम मैंने बनाया टैक्सेबल सप्लाई, एक कॉलम बनाया मैंने एग्जाम सप्लाई। एक कॉलम बनाया टैक्सेबल सप्लाई, एक कॉलम बनाया मैंने एग्जाम सप्लाई। आपको खाली देखना है सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। देखो मैंने टैक्सेबल सप्लाई में डैश एस कर दिया। टैक्सेबल सप्लाई में मैंने उसको कुछ नहीं किया, इग्नोर कर दिया। और एग्जाम सप्लाई में मैंने कहा यस नॉन टैक्सेबल इज एग्जाम सप्लाई। बोला सर इसमें कौन सी नई बात है कुछ? अच्छा बताओ। सप्लाई ऑफ बियर शैम्पू, बियर शैम्पू है, बियर नहीं डालो, बियर शैम्पू। यस जीएसटी रिवाइवल, ये एग्जाम सप्लाई तो नहीं है। बोलोगे सर सप्लाई चार्जेस टू नील रेट। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब इस पॉइंट को ठीक से देखो। मैंने कहा नील रेटेड और एग्जाम सप्लाई सही बात है, पर यस जीएसटी रिवाइवल ऐसा मैंने क्यों लिखा? 0% नहीं ऐसा मैंने क्यों? अरे ना 0% कहां से नील है? मैंने क्यों लिखा ये जीएसटी रिवाइवल? मैंने ये अल्कोहलिक लिकर में क्यों नहीं लिखा? यहां पे मैंने लिखा है, यहां पे मैंने लिखा, यहां क्यों नहीं लिखा? दोनों में डिफरेंस क्या है? ध्यान से सुनना। अल्कोहलिक लिकर तो जीएसटी एक्ट में नहीं है, जीएसटी एक्ट में नहीं है, जीएसटी एक्ट में नहीं है, जीएसटी एक्ट में नहीं है। इससे मैंने टैक्सेबल वर्ड तो उसके लिए कोई जिंदगी में आ नहीं सकता। पर नील रेटेड वाला तो जीएसटी एक्ट में तो है। माना आज वो नील है, माना आज वो नील है, पर एक्ट में तो है, इसलिए टैक्सेबल सप्लाई तो हो गई ना। कभी भी टैक्सेबल हो सकती है, पर आज के टाइम में उसे एग्जेम्प्ट किया। हमेशा याद रखना इनकम होगी तभी तो एग्जेम्प्ट करोगे। फिर से मेरी बात, इनकम टैक्स नहीं होता, पहले इनकम तो जनरेट करो, फिर आप उसके ऊपर एग्जेम्पशन की बात करना। आप इनकम ही नहीं और एग्जेम्प्ट कर दो मुझे एग्रीकल्चर इनकम है, फिर हम जाके बोलते हैं टेन में एग्जेम्प्ट है। तो ये सप्लाई तो टैक्सेबल है, अगर सप्लाई है जीएसटी लग सकता है, पर आज के टाइम में वो क्या है? एग्जेम्प्ट है। सप्लाई तो है पर एग्जेम्प्ट है। देखा इतनी बड़ी बात, छोटी सी बात को कैसे समझना है? सप्लाई विच इज होली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 11। हां होली एग्जेम्प्ट, यस सप्लाई तो है, जीएसटी लग सकता है, पर अभी नहीं लगेगा क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है। बस ऐसा लॉजिक होता है। हां सप्लाई पेट्रोल डीजल, देखो फिर ब्लैंक हो गया, फिर ब्लैंक हो गया। अभी वो जीएसटी एक्ट में नहीं है। जब है ही नहीं तो हम क्यों सोचे वो टैक्सेबल है? ये एक नॉन टैक्सेबल। अच्छा असल में अभी दोनों को कॉमन चीज क्या मिला? ये दोनों भी जीएसटी एक्ट में नहीं है, इसलिए वो इसकी जगह मैंने कॉलम को ब्लैंक कर दिया। पर हुआ, पर जो जीएसटी में मैंने कहा वो सप्लाई है, वो टैक्सेबल सप्लाई, पर आज के माहौल में वो एग्जेम्प्ट है। टैक्सेबल सप्लाई रिसीव्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, आरसीएफ। जब सप्लायर कौन? अनरजिस्टर्ड, रिसिपिएंट कौन? रजिस्टर्ड। तो रजिस्टर्ड बंदा जीएसटी देगा, लेकिन रिसिपिएंट यस जीएसटी में तो है, चाहे रिसिपिएंट है या सप्लायर है, जीएसटी में तो है। सप्लाई ऑफ टोबैको, टोबैको एक ऐसा आइटम है जिसके ऊपर जीएसटी भी है और जिसके ऊपर एक्साइज भी है। यस अच्छा ये बात समझ में आई? कैसा लगा? तो अगर आपसे कोई पूछे अल्कोहलिक लिकर तो आप बोला भाई एग्जाम सप्लाई नॉट टैक्सेबल है। अच्छा जीएसटी एक्ट मतलब नहीं अभी, और कोई भी सप्लाई पहले उसको टैक्सेबल करो, बाद में एग्जाम नोटिफिकेशन। मजा आ गया। गुड्स हो चुका था, सर्विस भी हो चुकी थी, गुड्स और सर्विस दोनों करा दिया था। ठीक है आप रेडी हो जाओ, रेडी हो, रेडी हो, तैयार हो। अब आधे घंटा शांति से पेज नंबर 67 में आ जाओ, शांति से, नो डिस्कशन, नो हल्ला गुल्ला, सब कुछ शांति से। बस यहीं से आधे घंटा क्लास में चलिए, ठीक है? ये 12 नॉटिकल माइल्स, ये 24 नॉटिकल माइल, ये 200 नॉटिकल माइल है। इसे भाई से कहते हैं, भाई से।
इसे हम कहते हैं इंडियन, इसे कहते हैं इंडियन टेरिटोरियल वाटर, इंडियन टेरिटोरियल वाटर। इसे हम कहते हैं इंडियन कस्टम वाटर और कॉन्टिजेंसेस एरिया होते हैं, इंडियन कस्टम वाटर, इंडियन कॉन्टिजेंस जो भी होते हैं। इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव जोन, इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.1515 माइल्स, पानी में नॉटिकल माइल्स, फिर रास्ते में माइल्स, इज इक्वल टू 1.853 किलोमीटर, यानी कि नियरली। इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। इसके ऊपर आसमान भी मेरा है, इसके नीचे पाताल भी मेरा है, और ये पानी भी मेरा है। 12 नॉटिकल माइल तक आसमान भी मेरा है, पाताल भी मेरा है, और जमीन भी मेरी है। ये पूरा का पूरा जो डिफरेंट स्टेट्स आप देख रहे हो, कई सारे स्टेट, ये सारे के सारे स्टेट भी मेरे हैं, ठीक है। अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर के हिसाब से जाऊं तो 29 स्टेट हो गए, और ठीक है, और पहले 5 यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर होती थी, लद्दाख भी आ गई उसके भीतर, तो सब मेरा है। बोला अच्छा, देखो अब 8 यूनियन टेरिटरी हो गई, 8 में तो दिल्ली और पुडुचेरी को यूनियन टेरिटरी स्टेट लेजिस्लेचर जहां पे स्टेट गवर्नमेंट है, बाकी 6 में विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। देखो, तो इंडिया मींस द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये बाउंड्री जो है टेरिटरी है, ये जो है इतना टेरिटरी है। As therefore in Article 1 of the Constitution, Article 1 में सारे स्टेट के नाम दिए गए, यूनियन टेरिटरी के नाम दिए गए, यानी कि स्टेट प्लस कौन-कौन है, स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर, विद स्टेट लेजिस्लेचर। कौन-कौन है स्टेट लेजिस्लेचर आज के टाइम में? तो अभी तक तो स्टेट लेजिस्लेचर में पुडुचेरी दिल्ली है ना, दिल्ली और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी फिर भी है, प्लस यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। में सबसे पहले ऊपर से आपको चंडीगढ़ देखा जाए तो लद्दाख उधर, चंडीगढ़ भी है, लद्दाख भी है, इधर में आओ तो दादरा नगर हवेली है, दमन दीव है, इधर में आओ तो अंडमान निकोबार है। जेके तो अभी नहीं है, जेके तो जयपुर कश्मीर को तो स्टेट बना दिया, इलेक्शन हो जाएंगे तो चला जाएगा, लक्षद्वीप हो गया। तो इस टेरिटोरियल वाटर, टेरिटोरियल वाटर कहां तक है? 12 नॉटिकल माइल। सी बेड, सी बेड का पानी के ऊपरी सतह, पानी के ऊपरी सतह को सी बेड कहते हैं, पानी के ऊपरी सतह। सब सॉइल यानी कि 12 नॉटिकल माइल तक पाताल, 12 नॉटिकल माइल तक क्या पाताल भी मेरा है, पानी की सतह भी मेरी है, पाताल भी मेरा है। गजब की डेफिनेशन है गजब की डेफिनेशन। हां, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इंडिया में कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी है, यानी कि कितने नॉटिकल माइल तक? 24 नॉटिकल माइल तक। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि इंडिया इनटू 200 नॉटिकल माइल तक। जीएसटी की डेफिनेशन 200 नॉटिकल माइल है, डीटी की डेफिनेशन क्या 12 नॉटिकल माइल तक। एनी अदर मैरीटाइम जोन, द एयर स्पेस अबव फिश टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर, माने 12 नॉटिकल माइल तक जमीन भी मेरी, आसमान भी मेरा, पाताल भी मेरा। उसके बाद 24 और 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया है, 200 नॉटिकल माइल तक हमारा इंडिया, यानी कि कहीं ना कहीं इंडिया है। पर मेरा क्वेश्चन आपसे गंभीर है, मेरा क्वेश्चन आपसे गंभीर कि भाई 12 नॉटिकल माइल के बीच 24 से 200 नॉटिकल माइल के बाद मैं क्या डोमिनोज का पिज्जा खोलूंगा, पिज्जा हट खोलूंगा, जारा का शोरूम खोलूंगा, मंकी का शोरूम खोलूंगा? बोला नहीं सर, नहीं मैं तो भाग टायर बनाने की दुकान खोलूंगा? बोला नहीं सर। तो फिर ये 200 नॉटिकल माइल तक क्यों रखा है? सर आप ढंग से समझना चीज को, ये 200 नॉटिकल माइल तक रखने के पीछे लॉजिक ये है कि यहाँ पे पेट्रोल या नेचुरल गैस के कुएं हो सकते हैं, पेट्रोल या नेचुरल गैस के कुएं हो सकते हैं, नेचुरल गैस मिल सकती है, तो ऑयल रिग्स लगा के वहां से क्या करते हैं, एचपीसीएल एचपीसीएल क्या करते हैं, मतलब ये सब जगह वहां से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं उसे इंडिया नहीं मानता, अगर मैं उसके लिए इंडिया नहीं मानता, तो सोचो फिर वो इंडिया तो 12 नॉटिकल माइल तक के बीटी के हिसाब से, तो वो ऑयल या ऑयल नेचुरल गैस जो 170 नॉटिकल माइल में एक्सट्रैक्ट करता फिर इंडिया में लाता, तो फिर उसे इंपोर्ट का डेफिनेशन में डालना पड़ता, और इंपोर्ट की डेफिनेशन में डालने का मतलब फिर जीएसटी का प्रोविजन आ जाता। उन चीजों को बचाने के लिए इन्होंने 200 नॉटिकल माइल तक को इंडिया की डेफिनेशन में डाला कि वहां से तुम एक्सट्रैक्ट करके लेके भी आओगे तो फिर उसे हम लोग ये नहीं, और इतना लॉजिक होता है, बहुत लॉजिक होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जीएसटी में कौन-कौन सा आता है? अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी में क्या-क्या है? सबसे पहले क्या है? सीजीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर क्या है? एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसकी जगह हम कह सकते हैं यूटीजीएसटी, वो आता है, और एक आता है आईजीएसटी। ये सब कब आते हैं? जब विद इन द स्टेट यानी कि इंट्रा करोगे। और आईजीएसटी कब आता है? जब इंटर स्टेट करोगे, ठीक है। सर यूटीजीएसटी कब आता है? जब इंट्रा होगा यूनियन टेरिटरी में विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। जैसे दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, यहाँ पे तो यूनियन, यहाँ तो स्टेट नहीं है ना, तो वहाँ पे यूटीजीएसटी लगेगा। चलो स्टार्ट कर, रेडी हो, बताओ। जम्मू एंड कश्मीर से मैंने सामान को अरुणाचल भेजा, क्या लगेगा? आईजीएसटी, आईजीएसटी। कश्मीर से मैंने जम्मू भेजा, क्या लगेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी। हो गया सर। मैंने उत्तराखंड से चंडीगढ़ भेजा, क्या लगेगा? आईजीएसटी। सही बात है। पंजाब से राजस्थान भेजा, क्या लगेगा? सर आईजीएसटी। अंडमान से अंडमान भेजा, सीजीएसटी तो लगा नहीं, साथ में यूटीजीएसटी। अच्छा, पुडुचेरी से अंडमान भेजा, पुडुचेरी से अंडमान भेजा, आईजीएसटी। पुडुचेरी से लक्षद्वीप भेजा, आईजीएसटी। तमिलनाडु से पुडुचेरी भेजा, आईजीएसटी। दामन दीव से दादरा नगर हवेली भेजा, आईजीएसटी। उड़ीसा से आंध्र भेजा, आईजीएसटी। महाराष्ट्र से महाराष्ट्र भेजा, सीजीएसटी, एसजीएसटी। वेस्ट बंगाल से मिजोरम भेजा, आईजीएसटी। मणिपुर से मिजोरम भेजा, आईजीएसटी। मध्य प्रदेश से उड़ीसा भेजा, आईजीएसटी। सर रुक जाओ ना सर, हो गया ना, समझ गया। और पकाऊं तुम लोगों को? और पकना है? और नहीं पकाऊं ना?
प्लीज बता दीजिए। इस लाइफ का मतलब ये हुआ कि बाउंड्री अगर चेंज हुई तो आईजीएसटी लगेगा। बाउंड्री अगर चेंज हुई तो आई थिंक तुम्हें से क्वेश्चन पूछ सही होगा, तो मैंने सारा क्वेश्चन का जवाब एक ही बार में दे दिया। कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा मेरे से, पहले बताना। कोई पूछेगा जहरीला बच्चा होगा, सुपर जहरीला कोई बच्चा होगा तो पूछेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक चीज क्या समझे, दूसरा एक चीज, जब भी आप सर अंडमान से पुडुचेरी पे जस्ट कैसे आईजीएसटी, अंडमान से एक बात तो समझ दूसरा बेटा, जब भी बाउंड्री चेंज होगी ना, जब भी बाउंड्री चेंज होगी ना वो आईजीएसटी लगेगा। एक बात और कोई दिमाग मत लगा, पूरी कहानी में क्या सिखाया मैंने, बाउंड्री जैसे ही चेंज हो तो आईजीएसटी। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। हां सेकंड विधि अब तुम्हें देखना पड़ेगा कि विद इन द स्टेट, अब विद इन द स्टेट अगर स्टेट में है, ध्यान से समझना, विद इन द स्टेट अगर स्टेट में है तो सीजीएसटी रजिस्ट्रेशन फिक्स हो गया। सीजीएसटी विद इन यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे अंडमान निकोबार, तो मैंने क्या दिया विद इन, विद इन आया, अंडमान से अंडमान में सप्लाई हो रहा है तो सीजीएसटी के जगह यूटीजीएसटी लग जाएगा, क्योंकि यूनियन टेरिटरी और स्टेट लेजिस्लेचर में तो वहां पे क्या लगेगा यूटीजीएसटी। अगर मैं बोलूं लक्षद्वीप से लक्षद्वीप तो यहां पे क्या लगेगा सीजीएसटी या यूटीजीएसटी। बाउंड्री चेंज वहां बंद करो आईजीएसटी। अब दिल्ली, दिल्ली की यूनियन टेरिटरी है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार है, पर यूनियन टेरिटरी के साथ वहां स्टेट गवर्नमेंट भी, केजरीवाल जी बैठे, स्टेट गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो फिर से यूनियन टेरिटरी की जगह अपनी नॉर्मल स्टेट की तरह ही ट्रीट करेंगे। किसकी तरह करेंगे, स्टेट की तरह, सीजीएसटी एजीएसटी। पर चंडीगढ़, चंडीगढ़ में जो लोग दिल्ली रहते हो चंडीगढ़ जरूर जाएंगे, सिंगल घूमते हो, तो चंडीगढ़ में जब जाओगे तो चंडीगढ़ का किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना तो तुम्हारे उसके कहीं अच्छी जगह सवाल बोला जाएगा आपके ऊपर क्या सीजीएसटी यूटीजीएसटी, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है और स्टेट गवर्नमेंट नहीं। इसके बाद भी अगर डाउट है सर दमन दीव और दादरा में आईजीएसटी क्यों लगाया, वो तो गुजरात में, अरे गुजरात से क्या है, दमन दीव और दादरा नगर हवेली दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी, वो अलग अलग यूनियन टेरिटरी होगी, यूटी टू यूटी, बॉर्डर बॉर्डर एरिया है, अलग अलग यूनियन टेरिटरी है। अनकमिंग सब्सक्रिप्शन के टाइम कर्नाटका वाले को सीजीएसटी में जीएसटी और वही का जीएसटी, यस पानी 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 कौन करेगा पानी पानी। इसके बाद भी अगर डाउट है तो मेरे से क्लास के बाद मिलो आके, ठीक है। इसके बाद अगर डाउट है तो तुम लोग मेरे से क्लास के बाद आके मिलो। ये जो नानी नाउ से जो हंसूंगा ना ऐसे ऐसे क्लॉक करके ऐसे तब पता चलेगा। आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 29 स्टेट टू यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर, विद स्टेट लेजिस्लेचर है 29 स्टेट प्लस 5 यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, प्लस अब इसमें लद्दाख को जोड़ दिया तो 6 हो जाएगा, लद्दाख को अगर जोड़ दिया तो 6 हो जाएगा। और 2 यूनियन विद स्टेट गवर्नमेंट में खाली कौन-कौन आता है, दिल्ली आता है और पुडुचेरी आता है। पुडुचेरी पता नहीं वहां पे चेरी मिलती है क्या एक्स्ट्रा, हो सकता है। नेक्स्ट टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव में सब आ गया अपना। देखो अब मुझे बताओ, आप किसी स्टेट मान लो यूपी या यूनियन टेरिटरी विद स्टेट या दिल्ली पौंडीचेरी, स्टेट यूपी या दिल्ली पौंडीचेरी से आप किसको बेच रहे हो, स्टेट यूटी विद स्टेट दिल्ली पौंडीचेरी, ठीक है। विद स्टेट से तो क्या लगेगा भैया, आईजीएसटी लगेगा सर, बाउंड्री चेंज हुई। किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर से यूनियन टेरिटरी को भेज रहे हो, क्या फर्क पड़ता है सर, आईजीएसटी लगेगा। अगर किसी स्टेट या दिल्ली से आप यूनियन टेरिटरी को भेज रहे हो तो सर क्या फर्क पड़ेगा, आईजीएसटी। यूटी से यूटी को भेज रहे हो तो क्या फर्क पड़ेगा, आईजीएसटी। क्या सर ये सब फालतू बातें करते हो, हो गया बताओ। सप्लाई विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर सीजीएसटी प्लस एजीएसटी, सप्लाई विद इन यूटी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। हो गया, खत्म हो गया, खत्म। अब ध्यान से स्टेट इंक्लूड यूनियन टेरिटरी एंड विद लेजिस्लेचर, यानी कि स्टेट की डेफिनेशन दिल्ली प्लस पुडुचेरी आएगा, डी प्लस पी भी आएगा। यूनियन टेरिटरी में कौन-कौन आ गया, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, चंडीगढ़। अदर टेरिटरी में अभी और भी ऐड हुई है। हां बेटा आईजीएसटी आएगा। अब तू गाजियाबाद में रहता है, यूपी में रहता है, दिल्ली में कुछ भेजेगा तो आईजीएसटी लगेगी। जम्मू एंड जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट विद यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर लेके वो इलेक्शन होंगे बेटा, वहां चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ठीक है। अब लड़ाई कौन किया, लड़ाई कौन किया, ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देखो। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। अब आपको खुद है नालायक हिंदी समझ आएगी, इसके लिए एक पूछ जाए ध्यान से समझ। तुमने जिस जिस एरिया को मैंने बाउंड्री किया तुमने इस चीज को समझा, अब ध्यान से समझना। इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अंडमान है, अरबियन सी। ये सारे के सारे जो मैंने बाउंड्री की है ना दोस्त, ये सारे के सारे कोस्टल स्टेट हैं। कौन सी स्टेट है, कोस्टल स्टेट, कोस्टल स्टेट है, कोस्टल एरिया है। ये तो लड़ेंगे ना, ये तो सबसे पहले लड़ेंगे, समुद्र के किनारे है, यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा लफड़ा है। तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र हो गया, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल डिस्चार्ज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑन ऑयल एंड गैस सप्लाई विद इन 12 नॉटिकल माइल्स। मुझे कहा ये पोर्ट एरिया हो गया, कोस्टल एरिया हो गया, ये तो ऑयल को सप्लाई करेगा, होता है सीजीएसटी ऑन ऑयल एंड गैस सप्लाई, ऑयल और गैस सप्लाई, ऑयल एंड गैस। अगर मैं बात करूं डीजल की, पेट्रोल की, ढंग से समझना, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल या फिर एचएसपी अप्रूव्ड है, तब तो बेटा वो जीएसटी के दायरे में नहीं, आदमी को करा सकता है। तो पहले से प्रोविजन बना लिया कि ये जो कोस्टल स्टेट है 12 नॉटिकल माइल तक जो सप्लाई करेंगे उसके ऊपर आईजीएसटी, क्योंकि पानी चालू हो गया। जैसे ये कोस्टल स्टेट है, ये सब किसी जहाज को सप्लाई करते हैं तो पानी के ऊपर करते हैं, वहां तो टेरिटरी खत्म हो जाएगी। तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि भाई पानी का एरिया में क्लियर 12 नॉटिकल माइल, ये तो मेरा आईजीएसटी लगाएंगे, तो इन नालायकों ने कहा नहीं, ये बहुत गलत बात है। 12 नॉटिकल माइल तक हमारा अधिकार होगा, 12 नॉटिकल माइल तक हम जीएसटी लगवाएंगे, सरकार ने कहा ठीक है जाओ 12 नॉटिकल माइल तक तुम लोग लगा लेना, हमारे के बाद में लगूंगा। एक कोर्स गैस ऑयल सप्लाई फ्रॉम स्टेट ए टू
ऑयल रिग्स इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दैट आईजीएसटी। आप समझ में आया? स्टेट से लेके कहां सप्लाई कर रहे हैं, 12 नॉटिकल माइल के बाहर, 12 नॉटिकल माइल के बाहर अगर सप्लाई करेंगे तो क्या लगेगा आईजीएसटी। अब आपको पता होगा ऑयल रिग्स क्या होती है। देखो ऑयल रिग्स ये होती है, जहाज भी होते हैं, कंस्ट्रक्शन भी होता है वहां पे, जहाज भी होते हैं, ये ऑयल रिग्स होते हैं। हॉलीवुड में बहुत सारी चीजें, इन पे क्रेन लगी होती है, मशीनें लगी होती हैं, और ये पानी के भीतर ये मशीनें चली जाती हैं। ये ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए समुद्री एरिया में ऐसे कहते हैं, बड़े-बड़े जहाज नहीं, नाला ऑयल रिग्स होती है। इसमें क्रेन्स लगी होती है, मशीनें लगी होती है, वहां खड़ा करके परमानेंट कई जगह तो परमानेंट स्ट्रक्चर भी होते हैं, वहां पे उसके भीतर ये पानी डालती है, ये मशीनें होती है ऑयल रिग्स। ये इसको वो कंपनी बनाती है, हाइड्रोजन बनाती है, ये ऑयल रिग्स होती है। तो अगर मान लो मैं वेस्ट बंगाल में हूं, वेस्ट बंगाल से ऑयल रिग्स में जो 170 नॉटिकल माइल पे बना हुआ है, यहां से कोई सप्लाई करूंगा तो क्या लगेगा आईजीएसटी। आई समझ? यस। हाँ, इट गुड्स फ्रॉम ए स्टेट इन हाई सी, और यहीं पे अगर यहां से सामान हाई सी में चला जाए, कहां जाएगा हाई सी। हाई सी मतलब क्या हो गया, 200 नॉटिकल माइल के बाद तो फिर एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा। कंट्री के बाद चला एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब जीरो रेट। नॉलेज बढ़ी, नॉलेज बढ़ रही है, ये रियल नॉलेज, ये रियल नॉलेज। हाँ, क्यूमुलेटिव, ये क्यूमुलेटिव अच्छा है, वो क्यूमुलेटिव। दिस इज कॉल्ड रियल नॉलेज। मनी मैंने करा दिया था, बोलिए सर मनी करा दिया था आपने। ओके, मोटर व्हीकल भी नहीं कराऊंगा, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी नहीं कराऊंगा, नॉन रेसिडेंट नहीं कराऊंगा, नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं करूंगा, पर्सन। 50-50 होता है, बस सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है बेटा। हाँ, तो आईजीएसटी का पोर्शन तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, उसके बाद आधा करके बांट देती है। नहीं, एकदम नहीं बताऊंगा, 69 पे जो क्वेश्चन आंसर नहीं करूंगा। सर एक डाउट, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आईजीएसटी किसे मिलेगा? आईजीएसटी किसे मिलेगा? जो नियर बाय पोर्ट होगा, जो नियर बाय पोर्ट होगा, नियर बाय पोर्ट। अच्छा इतने बोला ये जो डेफिनेशन है, कुछ डेफिनेशन याद करके रखो, जैसे बिजनेस, गुड, सर्विस, कंसीडरेशन, कुछ डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी, क्योंकि ये डेफिनेशन ये सारी चीजें आएंगी, ये सारी डेफिनेशन भी आएंगी। अब जैसे जैसे चैप्टर, जैसे अपना क्लासेस चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, सेक्शन सप्लाई चलोगी, तो जैसे मैं सप्लाई स्टार्ट करूं देखना कई सारी डेफिनेशन आएगी। जैसे आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट में तो मैक्सिमम डेफिनेशन वहां पे सीखना पड़ेगा, इनपुट किसको कहते हैं, कैपिटल गुड्स किसको कहते हैं, इनपुट सर्विस किसको कहते हैं, वो सारी चीजें वहां पे पढ़नी पड़ेगी आपको। हां, डेस्टिनेशन है सर। मान लो यूपी से सामान निकला, हां रिसर्च, यूपी से सामान दिल्ली निकला, तो आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट रिकवर करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास से फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगी। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी? 50% खुद रखेगी, 50% स्टेट को देगी। मुद्दा आएगा किसको देगी? डेस्टिनेशन, यानी कि दिल्ली को देगी। ठीक है सर? बेटा 5 मिनट पढ़ा लेने दो, 2 घंटे हो गए यार, 5 मिनट प्लीज, लो 5 मिनट में। बाप रे बाप, भाग गया घंटा। पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन इंक्लूड्स, बचपन में सिखा दिया, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी। जैसे इनकम टैक्स में फर्म इंक्लूड्स एलएलपी। इनकम टैक्स में कई लोग तुम लोग पूछते हो ना सर कि सर वो एलएलपी, वहां फर्म बोलते हो, उसमें एलएलपी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे अलग से पिक्चर क्लिक कर दी, एलएलपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एनी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय अंडर एनी सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट और प्रोविंशियल एक्ट। ये तो मैंने कंपनी के डेफिनेशन में पढ़ाया था ना, एनी कॉर्पोरेशन और एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड अंडर सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट। जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन था, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन था। एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर भी कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो गया। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, म्युनिसिपैलिटी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कोई पर्सन माना है, सोसाइटी, सोसाइटी रजिस्टर्ड, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ट्रस्ट, एवरी आर्टिफिशियल। सर वही सब तो सारा चीज है, मैं कुछ बताओ ना सर, थक गए। अच्छा तुम लोग माफ कर देना भाई, माफ कर देना। अच्छा, हमारे यहाँ 2 मैकेनिज्म चलते हैं, ध्यान से ये अच्छे से समझना। एक को कहते हैं नॉर्मल मैकेनिज्म, एक को कहते हैं रिवर्स मैकेनिज्म। नॉर्मल मैकेनिज्म मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कौन से सेक्शन में डिटेल्स में, 9 सबसेक्शन 1 में, और रिवर्स में मैं तुम्हें किसमें पढ़ाऊंगा, 9 सबसेक्शन 3 एंड 9 सबसेक्शन 4 में। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या, कुछ नहीं, एकदम पानी है। देखो ये कौन है, सप्लायर, ठीक है, ये कौन है, रिसीवर है। रिसीवर मान लो कौन है, अपनी बेबी है, बेबी अपनी रिसीवर, ठीक है। सप्लायर कौन है, वीवी है, ठीक है, गवर्नमेंट। वीवी ने बेबी को सप्लाई किया, बोलिए सर, ठीक है, 100 रुपए का सामान और 10 रुपए का जीएसटी, 110 रुपया। तो बेबी किसको पेमेंट करेगी, 110, वीवी को पेमेंट करेगी। वीवी क्या करेगा, 10 रुपया फिर सरकार को पेमेंट करेगा। यही हो गया फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, सिंपल है। यानी कि बेबी सरकार को नहीं जाती है, बेबी वीवी को जाती है, वीवी को क्या देगी, मेक पेमेंट, वैल्यू देगी और प्लस जीएसटी का अमाउंट दे देगी, और फिर सरकार को पेमेंट कर देगा। ये हो गया फॉरवर्ड चार्ज। पर अल्टीमेटली क्या है, तो बेबी की ही जेब है ना, कोई गांव दुनिया थोड़ी दे दिया। पर जब मैं आरसीएम की बात करता हूं, सप्लायर कौन, वीवी, रिसीवर कौन, बेबी। सप्लायर ने किया कितना, 100 रुपए का सामान, 10 रुपए का जीएसटी, पर बेबी सप्लायर को कितना देगी, 100, और सरकार को कितना देगी, 10। इसे कहते हैं एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड अंडर सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट। जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन था, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन था। एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड, सोसाइटी, सोसाइटी रजिस्टर्ड, सोसाइटी रजिस्टर्ड, माफ कर देना। अच्छा, हमारे यहाँ 2 मैकेनिज्म चलते हैं, ध्यान से ये अच्छे से समझना। एक को कहते हैं नॉर्मल मैकेनिज्म, एक को कहते हैं रिवर्स मैकेनिज्म। नॉर्मल मैकेनिज्म मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कौन से सेक्शन में डिटेल्स में, 9 सबसेक्शन 1, और रिवर्स में मैं तुम्हें किसमें पढ़ाऊंगा, 9 सबसेक्शन 3 एंड 9 सबसेक्शन 4 में। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या, कुछ नहीं, एकदम पानी है। देखो ये कौन है, सप्लायर, ठीक है, ये कौन है, रिसीवर है। रिसीवर मान लो कौन है, अपनी बेबी है, बेबी अपनी रिसीवर, ठीक है। सप्लायर कौन है, वीवी है, ठीक है, गवर्नमेंट। वीवी ने बेबी को सप्लाई किया, बोलिए सर, ठीक है, 100 रुपए का सामान और 10 रुपए का जीएसटी, 110 रुपया।
तो बेबी किसको पेमेंट करेगी 110? वीवी को पेमेंट करेगी। वीवी क्या करेगा? 10 रुपया फिर सरकार को पेमेंट करेगा। यही हो गया फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। सिंपल है। यानी कि बेबी सरकार को नहीं जानती है, बेबी वीवी को जानती है। वीवी को वो क्या देगी? मेक पेमेंट, वैल्यू देगी और प्लस जीएसटी का अमाउंट दे देगी और फिर सरकार को पेमेंट कर देगा। ये हो गया फॉरवर्ड चार्ज। पर अल्टीमेटली क्या है, तो बेबी की ही जेब है ना, कोई गाँव दुनिया थोड़ी दे देगी। पर जब मैं आरसीएम की बात करता हूँ, सप्लायर कौन? वीवी। रिसीवर कौन? बेबी। सप्लायर ने किया कितना? 100 रुपए का सामान, 10 रुपए का जीएसटी। पर बेबी सप्लायर को कितना देगी? 100 और सरकार को कितना देगी? 10। इसे कहते हैं आरसीएम। ये क्या था सर? कुछ नहीं। ये क्या था सर? राजपूत बोल रहा है सर जो आप पढ़ा रहे हैं वो सब पढ़ लिया तो आईसीए का मॉड्यूल। आईसीए का मॉड्यूल? अरे आईसीए का मॉड्यूल अपने सामने, अपने मॉड्यूल के सामने बच्चा है बेटा, बच्चा है बच्चा। उफ, कैसी बात कर दी। तो ये वो सीए फाइनल का मॉड्यूल, वो भी बच्चा है, वो भी खत्म कर दिया आपने। तो अमियो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। चलो तुम लोग जो बात कर रहे हो एक चीज सुनो, देखो क्या प्रॉब्लम हुई। ठीक है? ठीक है, हैप्पी हो एकदम। अब मैं कहाँ एक प्रॉब्लम आई वो तुम देख लो। एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। ये रहा वॉल्यूम 1 एफ 2021। ये देखो वॉल्यूम 1 रेडी है मेरा। एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, देखो क्या प्रॉब्लम है। तुम सोच रहे हो कि आंसर दे नहीं रहे, दे नहीं रहे, मेरे तुम्हारे लिए तो है। ये है वॉल्यूम 1। ठीक है? इसमें एक प्रॉब्लम आई। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है। देखो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पेज ब्लैंक हो गया, पीडीएफ में कन्वर्ट करती। ठीक है? देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कट जा रहा है, बहुत ट्राई किया, कम से कम 15 से 20 बार ट्राई किया। अब एक प्रॉब्लम दिखा देता हूँ तुम्हें। देखो क्या हुआ है प्रॉब्लम इसलिए लास्ट में मुझे देना पड़ेगा। डोंट हैव एनी ऑप्शंस, मेरे को देना पड़ेगा। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचा। अब देखो 87 करीब आधा कर दिया, क्या है सेक्शन 87 कर दिया। तुम कल से ट्राई कर रहा हूँ मैंने, हुआ क्या है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, आज तक नहीं हुआ। आगे देखो जैसे ये वाला पॉइंट, ये देखो ये कर दिया, यहाँ पे ठीक है। ये देखो इंडिविजुअल बीच में चला गया। प्रियंका सर अगर डॉक्यूमेंट में पिक्चर क्रॉप करके दे दो। अच्छा क्रॉप ठीक है, मैं देखता हूँ सस्ता मसा हो रहा है। अब आप देखो ये पूरा कंपनी का, ये तो मैं चार्ट हटा दूं, ये कंपनी का था, ये देखो कैसा हो गया। आगे तो तुमने देखा नहीं, ये तुम लोग सोच रहे हो। ये देखो फिर आगे बढ़ा तो रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर खत्म हुआ, एग्रीकल्चर आया। ठीक है? एग्रीकल्चर आया, ये देखो ये वाला में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं चैप्टर के